गिल्लू भाई सुना है आप जेल भी गए थे? मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गया लेकिन मुझे सजा याफ्ता मैं नहीं हूँ। एक बंदा बिल्कुल डेब्यू कर रहा है और वो अगले ही लम्हे स्टार बन गया। बस ये अल्लाह का करम है। आपका स्टैचू भी है, मुजस्मा भी है चाइना के मेरा अंदर। मुजस्समा लगाया वहाँ पे उन्होंने। गुल्लू भाई जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? जिस वक्त मेरी मदर का इंतकाल हुआ, हाँ, तो वो दिन बड़ा मेरे लिए टेंशन का था। अब मैं सोचता हूँ कि यार काश वो दिन लौट आए तो वो कुछ जो मैं नहीं कर सका काश मैं उनके लिए वो कर सकूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि हर लम्हे की कदर करें आप। कभी पैसों का मसला रहा, क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम में पैसे नहीं होते कहीं आना जाना रहने के? इंडस्ट्री में आने के बाद 1-2 साल ऐसे आए थे जो मेरे क्राइसिस का टाइम था। मोइन अख्तर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? मोइन अख्तर से तो मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ, उस लाइफ का अपना एक मजा था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी है, लेकिन उस वक्त टेंशन फ्री लाइफ थी। भुट्टो साहब का दौर आपने देखा है, वो दौर कैसा था? कभी कोई मुलाकात हुई? 2 मुलाकातें मेरी बड़ी भरपूर रही भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब की फांसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो ठीक हुई? मैं बहुत रोया था उस दिन। आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वजारत उज़्मा या आसिफ अली जरदारी साहब की जो दौरे सदारत है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे? आपकी कितनी शादियां हैं? एक ही है। अगर मैं चाहता तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा स्कैंडल्स मेरे बनते और उसमें मुझे फाइनेंशियली भी फायदा होता। अच्छा, शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। इमरान खान साहब से आपकी मुलाकातें रहीं, वो घर आते थे, क्या खान साहब को लीडर कह सकते हैं? खान साहब को लीडर तो आप कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन अभी नहीं कह सकते उनको आप। अच्छा, वो कैसे? जब वो अमेरिका गए थे वहाँ उन्होंने सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान में फौजी अड्डे आप देंगे, ये वो, उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट ना नहीं कहना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था। एक तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि अलायंस कर लो, ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। जब ये फिल्माया गया, मेहदी हसन साहब की आवाज है, कैसा लगा? उससे वो कुछ मिला जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो। कितना ग्लैमर था वही साहब का स्क्रीन पे, रोमांटिक हीरो, चॉकलेट हीरो, आम जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। संजय दत्त से आपकी मुलाकात कैसे हुई? आपने संजय दत्त के साथ बैठने से इनकार क्यों किया? आपका कौन सा गाना सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने चोरी किया या उन पे फिल्माया गया? मेरा नाम है मोहब्बत में एक गाना था, प्यासा कुएं के पास आता है, मैं हूँ अच्छा। मोहब्बत का प्यासा, दिल तेरा आशिक, सलमान खान ने मेरा गाना किया और माधुरी सलमान के साथ सेम कॉपी किया? सेम वही बोल, प्यासा कुएं के पास। अब देख लो, चला के देख लो। मेहदी हसन साहब, बड़ा नाम, बेशुमार हजारों की तादाद में गाने, उनका इंतकाल पैसे न होने की वजह से हॉस्पिटल में हो गया। हाँ, होता है, ये भी होता है। देखिए, शोबिज में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो शो है, बिजनेस इतना नहीं है जितनी शो ज्यादा होती है। आयशा उमर का बयान में पढ़ रहा था, वो कहती है कि एक सीनियर डायरेक्टर ने उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। माहिरा खान कई दफा बता चुकी हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस बता चुकी हैं कि उनको कई दफा इस्तेमाल किया जाता है और नई आने वाली लड़कियों को भी बड़े मसाइल का सामना होता है। हो भी सकता है। मीरा ने शाहरुख खान से बड़ा एक्टर करार दिया है शान को, आप दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को दुरुस्त। सुल्तान राही साहब के कत्ल का जब आपको पता चला, आप पे क्या बीती और आप उस वक्त कहाँ पे थे? इत्तेफाकी हादसा था, कोई प्लान मर्डर नहीं था, लेकिन वो बहुत बड़ा अलमिया था, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के लिए, उससे नुकसान हुआ। आजकल हम वीडियोस देखते हैं मोहम्मद राना साहब की, वो लगता है किसी नशे के असर में हैं, गिरते पड़ते फिर रहे होते हैं, तो आपने कभी उनको समझाने की कोशिश की है कि ये ना किया जाए? अब वो अपनी उम्र के उस स्टेज पे है कि अब उसको समझाए कौन। आवाज जिसकी प्यारी है, मिलने चलें उसे, सुनता नहीं किसी की, बोलता तो है। अस्सलाम वालेकुम, एक डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं इरफान बशीर। आज इंतहाई अहम शख्सियत हमारी मेहमान है। वॉइस ऑफ अमेरिका, इंटरनेशनल शोज, रेडियो, टीवी, थिएटर, जना फिल्म की डबिंग और बेशुमार काम है। और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के शाहिद हैं, पाकिस्तान की मुआशी तारीख़ के शाहिद हैं, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े हुक्मरान जो बरसर इक़्तिदार रहे उनके साथ मुलाकातें, उनके साथ यादें, कई आर्मी चीफ़ के साथ इनकी मुलाकातें रहीं। इनका ओवरऑल पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में 300 से ज़्यादा मूवीज़ कर चुके हैं। अब ये डायरेक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त एक फ़िल्म भी बना रहे हैं, उसके बारे में ख़ुद ही बताएंगे। मेरी मुराद जनाब गुलाम मुहिउद्दीन साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। आपका थैंक यू, आपने एक अच्छे प्रोग्राम में मुझे बुलाया और आपने बड़ा डिटेल मेरा इंटरव्यू दिया पूरा।
पूरा इंट्रो जो था आपका, तो इसका मतलब ये है कि आपकी नॉलेज है मेरे बारे में बहुत कुछ। सर आपके लिए मुकम्मल तैयारी करके बैठा हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग करनी है चिट चैट आपके साथ, और इतन, ऐसी चिट चैट के जो इससे पहले कहीं नहीं हुई आपकी। ये पूरा डाटा जो है ना, इस तरह तो थानों में होता है किसी मुजरिम का ये यूं समझे हमने थाने से ही लिया थाने से लिया आपने। थाने अच्छा। से याद आया, गिल्लू भाई सुना है आप जेल भी गए थे? मैं एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गया हूँ लेकिन मुझे सज़ा याफ्ता मैं नहीं हूँ। जो मेरे दोस्त थे सज़ा याफ्ता, जहांगीर बदर साहब, अच्छा। पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। तो उनको सज़ा हुई थी जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, तो वो कोटलखपत जेल में थे वो। तो उनको मिलने में जाया करता था, उनके लिए खाना वगैरह ले जाता था, मैं फ्रूट वगैरह ले जाता था। और हमारे एक आर्टिस्ट थे शाहनवाज, अच्छा। वो भी पॉलिटिक्स में आ गए थे। और राना शौकत महमूद साहब थे, मलिक खालिद साहब थे, ये सब लोग उस वक्त जेल में थे। अच्छा। तो मैं जाया करता था उनसे मिलने के लिए। तो जेल के बाद कैसी दोस्ती हुई? दोस्ती मेरी शाहनवाज की वजह से हुई थी। तो मैंने उनको बहुत अच्छा इंसान पाया। अच्छा। तो जब उनको पता चला कि मेरे नज़रियात भी पीपल्स पार्टी की तरफ हैं, तो और खुश हुए। अच्छा। फिर मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैंने क्या क्या स्टूडेंट लाइफ में पीपल्स पार्टी के लिए किया है। फिर अपने बड़े भाई के बारे में मैंने बताया, वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने, फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे वो। और उनको तकरीरें वगैरह लिख के दिया करते थे, अब्दुल वहीद अच्छा। कटपड़ साहब को। तो उस हवाले से फिर हुआ, तो बदर साहब से भी दोस्ती हो गई, तो मैं जाया करता था जेल मिलने के लिए उन लोगों को। भुट्टो साहब का दौर आपने देखा है, वो दौर कैसा था? कभी कोई मुलाकात हुई? यस, मेरी मुलाकात हुई भुट्टो साहब से, हाँ बिल्कुल हुई मुलाकात मेरी। और जलसों में तो मैंने उनको देखा था, उस वक्त तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, तो मैं चला जाया जलसों में, नारे शारे लगाना, ये वो इस तरह की हरकतें। और जितने भी उस ज़माने में ख़ास तौर पे हनीफ रामे साहब, जब, वजीर आला पंजाब रहे। हाँ, जो कराची आते थे, तो हम लोग बाइक पे जाते थे दोस्तों के साथ, तो उनको स्कॉट करके फिर हम वहाँ 70 क्लिफ्टन भुट्टो साहब के घर पे छोड़ते थे। तो बहुत अच्छा दौर था, हर लिहाज से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा था। महंगाई इतनी नहीं थी, नहीं महंगाई का तो नामो निशान नहीं था उस ज़माने में। सिक्योरिटी थी, लोगों में खुलूस, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ थी। तो बड़ा अच्छा दौर था। और भुट्टो साहब से मेरी मुलाकात ऐसी हुई कि जब दो मुलाकातें मेरी बड़ी भरपूर रही भुट्टो साहब से। जब भुट्टो साहब की ज़मानत हुई, तो भुट्टो साहब यहाँ नहर पे नवाब सादिक हुसैन कुरैशी साहब की कोठी पे ठहरे हुए थे, जो चीफ मिनिस्टर भी थे भुट्टो साहब के दौर में पंजाब के। तो मैं गया शूट पे, तो शूट कैंसिल हो गई। तो मुझे पता था कि भुट्टो साहब यहाँ, मैं सीधे वहाँ चला गया। उनका एक मुलाजिम था जो बहुत मशहूर था, नूरा नाम था उसका। तो वो मुझे मिल गया, साईं किधर हो आप, क्या यार? मैंने कहा हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा साहब से मिलना है। कहने आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, अभी नहीं मिलाऊंगा, ठहर के ज़रा, बहुत लोग आए। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे लॉबी में बैठा दिया। साहब में भुट्टो साहब कमरे में बैठे हुए थे, वाइट शलवार कमीज़ पहनी हुई थी उन्होंने, ग्लासेस लगे और पाकिस्तान टाइम्स अखबार पढ़े। तो एक दफ़ा ऐसे उन्होंने देखा, मैंने सलाम किया, तो ऐसे किया उन्होंने। उसके बाद जब भुट्टो साहब उठे वहाँ से, उठ के भुट्टो साहब 4 कदम आगे के मुझे क्रॉस कर लिया। मैं भी खड़ा हूँ, एकदम टर्न कर इशारा किया मुझे। मैं चला गया उनके साथ। फिर उन्होंने जिस तरह, ये भुट्टो साहब बैठे हैं, यहाँ कुर्सी लगवाई उन्होंने, मुझे अपने साथ बैठा लिया। आओ ये मोहिद्दीन, मैंने सर हम फाइन। मैं हैरान हूँ कि मुझे जानते हैं, पीटीवी का दौर था, वो देखा होगा उन्होंने। खैर उसके बाद बातचीत होती रही, वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर कुछ 4 दिन के बाद भुट्टो साहब गए कराची, जा रहे थे वो। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी फ़्लाइट भी उसी पे थी। अच्छा। उसी उसमें था मेरा भी टिकट। तो मैं पहुंचा हूँ, बहुत रश था एयरपोर्ट पे। बहरहाल जैसे तैसे करके मैं पहुंच गया। अब भुट्टो साहब आगे बैठे हुए थे, मैं इधर बैठा हुआ था। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, अब मैं बार बार खड़ा होता तो मुझे ऐसे इशारा किया उन्होंने।
फिर मैंने उनसे ऑटोग्राफ मांगा तो बड़ा अच्छा उन्होंने मुझे लेटर लिख के दिया था, अभी भी पड़ा है मेरे घर पे। अच्छा। हाँ तो वैसे इंसान कैसे थे भुट्टो साहब? हाँ इंसान कैसे थे वैसे? बहुत अच्छे इंसान है। देखिए अच्छे थे तो लोगों के दिलों में घर किया ना, इतने बड़े वो लीडर बने, न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि ये पूरी दुनिया के आलम इस्लाम के वो लीडर बने। और बड़ा कंट्रीब्यूशन है भुट्टो साहब का। इस्लामिक समिट उन्होंने लाहौर में करवाई थी, पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, CNIC का सिस्टम उन्होंने शुरू किया, 90,000 जंगी कैदियों को वो छुड़ा के लाए। और उसके अलावा हमारी जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पाकिस्तान की जो लेबर थी उनको और आला तालीम याफ्ता उनको वहाँ के अकोमोडेट करवाया उन्होंने, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट करवाई, पाकिस्तानियों को भेजा। वहीं से तो सारा सिलसिला शुरू हो गया कि लोग बाहर जाने लगे जॉब के लिए। तो बहुत खिदमत हैं भुट्टो साहब की, बहुत खिदमत हैं। आपका वैसे तो फिल्मी करियर है, आपने 300 से ज़्यादा फिल्में की, कई गाने आप पे फिल्माए गए, कई एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम किया, लेकिन चूंकि हम भुट्टो साहब का जिक्र हुआ तो मैं रह नहीं पा रहा हूँ ये सवाल आपसे करते हुए कि भुट्टो साहब की फांसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो ठीक हुई? मैं बहुत रोया था उस दिन, अच्छा। बहुत रोया था। और जिन दिनों उनका केस ट्रायल चल रहे थे, लास्ट स्टेज पे था, तो मैं एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था यहाँ मंडी बहाउद्दीन में। तो रात को हम लोग ट्रांजिस्टर बैठ के BBC सुना करते थे। तो लग रहा था कि कोई चांस नहीं है बचने का। बहरहाल फांसी हो गई। बट लेटर ऑन आप देखिए अभी कोई 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट था कि वो फैसला गलत था। शायद आपकी नज़र से भी गुजरा जी होगा मैंने देखा कि वो फैसला गलत था। इतना बड़ा फैसला, एक इतने बड़े इंसान को फांसी दे दी गई, और फिर ये कि जो फैसला गलत था, तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह के फैसले होंगे या मोहतात तरीके से फैसले होंगे, ये देखना है। क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का सवाल है, पाकिस्तान की सलामती का सवाल है। पाकिस्तान के लिए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए। गुल भाई, आपकी पहली फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत, पहली ब्लॉकबस्टर, पहली ही इतनी हिट हुई आपकी फिल्म, ये लक था, क्या था? आपने उस टाइम क्या सोचा? एक बंदा बिल्कुल डेब्यू कर रहा है और वो अगले ही लम्हे स्टार बन गया। बस ये अल्लाह का करम है। अच्छा। अल्लाह का करम है ये। उससे पहले मैं आई टू वर्क ऑन TV, रेडियो, वॉइस ऑफ अमेरिका, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज़ हुई 8 अगस्त 1975, 50 ईयर्स हो चुके हैं इस फिल्म को, तो पहले 4 दिन फिल्म बिल्कुल फारिग हो गई। अच्छा। कोई रिस्पांस नहीं मिला फिल्म को। मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्री में कि फिल्म जो फारिग हो गई, फ्लॉप हो गई फिल्म। वो 3-4 दिन के जो 3-4 दिन थे ना इरफान, वो मैं नहीं भूल सकता कभी। अच्छा। लोगों के रवैये बदल गए मेरे साथ। जिन लोगों ने मुझे साइन किया हुआ था, पहले से पैसे देकर, मुझे इतनी समझ भी नहीं थी। वो ऑलमोस्ट मेरी स्टूडेंट लाइफ थी जब मैं इंडस्ट्री में आ गया। तो लेकिन इसके अलावा मेरे पास 10, 12, 15 फिल्में भी थी जिनकी आधी तकरीबन शूट हो चुकी थी। तो लोगों ने आगे पैसे वापस ले लिए। अच्छा। कि वो हमने आपको एडवांस दिया था वो हमें वापस कर दे। तो मैं जब देखा एक प्रोड्यूसर आया तो मैंने पैसे जोड़ कर रखे। मैंने कहा कल दूसरा भी आ सकता थी। तो 3-4 प्रोड्यूसर्स ऐसे थे जो पैसे वापस ले गए। अच्छा। बस वो संडे के बाद फिर जो उस फिल्म ने पिक किया फिर वो, अच्छा। तो लिटरली उस वक्त ये हुआ था कि गुलिस्तान सिनेमा में लाहौर में जब जो मैंने देखा वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता था। अच्छा। हाँ, फिर शबाब साहब ने एक दिन मुझे बुलाया और बुला के कहा कि तस्वीर देख रहे हो। मैंने देखी तस्वीर। मैंने कहा शबाब साहब ये क्या है, मुझे पता भी नहीं था इतना उस ज़माने में। यानी ट्रैफिक ब्लॉक हो गया आपकी फिल्म के सिनेमा पर। तो इस तरह से फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, अच्छा, इंग्लैंड में लगी हो क्या नहीं। फिर उसके बाद चाइना में रिलीज हुई वो फिल्म। तो 14 ईयर्स कंसेक्यूटिव चाइना में। आपका स्टैचू भी है, मुजस्मा भी है चाइना के मेरा अंदर। मुजस्मा लगाया वहाँ पे उन्होंने। आप पहले पाकिस्तानी एक्टर हैं जिनका मुजस्मा
चाइना में लगाया गया। जी जी बिल्कुल। और चाइनीज जुबान में डब करके आपकी फिल्में वहां चलती थी। जी वो फिल्म चाइनीज दबा, लेकिन गाने उर्दू के थे। अच्छा। हाँ गाने उर्दू के थे। और मैं गया था 2006 में। तो सुना है आपको वहां बड़ा जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया प्रेसिडेंशियल लेवल का, और उस खास कमरे की भी बड़ी कहानियां हैं। यस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जिंगचांग इनका एक प्रोविंस है, उसका कैपिटल है उरुमची। अच्छा। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल था, उसका जो प्रेसिडेंशियल स्वीट रूम था उसमें उन्होंने मुझे ठहराया, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन को ठहराया था उन्होंने। और ये बात आप कंफर्म करना चाहे तो कराची में सिंगर है ना हसन जहांगीर, उनसे आप पूछ सकते हैं। सही है। उन्होंने काफ़ी अपने इंटरव्यूज में बताया कि गुल्लू भाई को वहाँ ठहराया था उन्होंने। गुल्लू भाई, जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन कौन सा था? हाँ, जिस वक्त मेरी मदर का इंतकाल हुआ। अच्छा। हाँ, तो वो दिन बड़ा मेरे लिए टेंशन का था। और बस वो बरहक है मौत, आपको पता है अल्लाह का एक निज़ाम है, तो उसको एक्सेप्ट तो करना होता है। लेकिन ये था कि जब वो बीमार हुई, मैं गया कराची, 15-20 दिन रहा उनके साथ, फिर मैं वापस आया, फिर गया, फिर मैं रहा 10-15 दिन साथ रहा उनके, फिर मैं वापस आया। तो जब थर्ड टाइम मैं गया हूँ तो हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी वो। तो उस वक्त फिर वो पता नहीं क्यों उनको वो लगा दिया गया इनहेलर वेंटिलेटर। जो था। अब वो मेरी तरफ देखती थी लेकिन बात नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थी। अब मैंने डॉक्टर से कहा, बड़ी बहन से बात की, भाई से बात की है, मैंने कहा ये तो बोल नहीं पा रही, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है सर? उन्होंने कहा डॉक्टर ने कहा है। अब डॉक्टर की एडवाइस है, क्या करते फिर? बहरहाल फिर 2 रोज़ के बाद उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल देखें, जाना तो सभी ने इरफान, लेकिन ये है कि चलो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान में था। उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें बोल रही थीं, और बस ज़ाहिर उनकी आंखों में भी दुआएं थीं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, अपने सब बच्चों के लिए सारा। तो वो दिन जो था वो बड़ा मेरे लिए ऐसी था। फिर रात को 3 बजे मेरी बड़ी बहन थी जो है वह कराची में, तो उन्होंने कहा बजाओ सो जाओ जाके। मैंने कहा हाँ ठीक, आप भी सो जाएं, सब सो जाएं। लेकिन मैं जागता ही रहा, मैं सोया अच्छा। नहीं। हाँ ऐसा। अब मैं सोचता हूँ कि यार काश वो दिन लौट आए, मेरी अम्मी, अबू, मेरे बड़े भाई, छोटा भाई, तो वो कुछ जो मैं नहीं कर सका काश मैं उनके लिए वो कर सकूं। तो वो गुजर गया टाइम। इसीलिए कहते हैं ना कि हर लम्हे की कदर करें आप, और जो कुछ आप अपने बड़ों, जो किसी के लिए भी, पेरेंट्स हो, बच्चे हों, माँ बाप हों, बहन भाई हों, जो कुछ आप अच्छा कर सकते हो उनके लिए कर दो। वालिदैन के लिए सबसे बड़ी खिदमत क्या की जा सकती है? बस उनकी खिदमत है, और ख़ास तौर पे उस स्टेज पे जब एक एज फैक्टर आता है, जब अल्लाह ज़िंदगी देता है किसी को, तो उस वक्त उनको ज़रूरत होती है। ये बिल्कुल वही बात है, कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जब एक बच्चा छोटा होता है, क्रॉलिंग कर रहा होता है, उसको अपने माँ बाप की ज़रूरत होती है। जब माँ बाप उस स्टेज पे आ जाते हैं कि उनकी औलाद उनका हाथ पकड़ के उनको बेड से उठाए, उनको चलाए, तो वो तारीख जब दोहराती है अपने आप को, तो वो आपकी आजमाइश का वक्त होता है, वो औलाद की आजमाइश का वक्त होता है कि वो क्या करते हैं। तो मैं, मजबूरी मेरी थी कि मेरा काम लाहौर में है, वो फिर लेके आया करता था, लाहौर भी आते थे, अम्मी अबू भी आते थे और भाई भी आते थे। लेकिन ये है कि फिर एक ना एक दिन फिर वो दूसरे बच्चे, अजीज, रिश्तेदार वगैरह, तो फिर चले जाते थे वापस। तो लेकिन मेरी बड़ी बहन भी मुझे कहती है कि नहीं तुमने बहुत किया, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। वो एक तृष्णागी जिसको कहते हैं ना, वो रह जाती वो है। रह गई है। वो मैं कहता हूँ काश वो वक्त वापस लौट आए कि हाय अम्मी अबू भी हो ये हो। हाय हाय। दुख दे पांबड़ चार चफेरे, हाँ सुख बस तेरा प्यार निमाए। तो माँ के लिए तो फिर एक इंसान बिल्कुल हमेशा दुआएं करता है और जज्बा है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा गुल्लू भाई, आप माशाल्लाह 50-51 साल आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सर्व किया, अभी भी आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो सेंसर बोर्ड जो होता है वो कैसे काम करता है? देखिए, मुख्तलिफ अदवार में सेंसर बोर्ड की जो परफॉर्मेंस होती है वो देखी जाती है। क्या है, कभी कोई बहुत अच्छे आ जाते हैं जो
होना चाहिए, वो उसी हिसाब से कानून के मुताबिक वो सेंसर करते थे, फिर अप्रोच भी करते थे लोग उनको, ये भी होता था, वो था। खुद मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ था। अच्छा। मेरे एक डायरेक्टर थे यूनुस मलिक साहब, जिन्होंने मौला जट बनाई, तो उनकी कोई फिल्म सेंसर में फंस गई। उनको पता था कि चेयरमैन सेंसर बोर्ड से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्ती, तो मेरे पास आ गए, इसको सेंसर करवा दिया। मैं चला गया इस्लामाबाद। यूनुस मलिक से भी मेरी दोस्ती थी, उनकी 4-6 फिल्में उस समय मैं कर रहा था। मैंने कहा एक बंदा फंसा हुआ है, चलो यार, इन्होंने का डो प्रॉब्लम है। मैं चला गया, मैं जाके इनसे बात की चेयरमैन सेंसर बोर्ड से। कहने लगे आप आए? मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड, अच्छी बात है, आप आए, आना चाहिए था। कहते हैं आपने तो कि खिदमत खल्क का बेड़ा उठाया। मैंने कहा देख लें अगर कोई गुंजाइश हो। कह लगे मैं फ़िल्म चलवाता हूँ, मुझे मीटिंग पे जाना है, आप फिल्म देखो और 3 घंटे बाद में वापस आ जाऊँगा, अच्छा, जो आप कहोगे मैं कर दूँगा। तो मौला जट को आपने सेंसर किया? नहीं, नॉट मौला जट, अच्छा, उनकी कोई और उनकी फिल्म कोई थी, और वो फिल्म, मैंने अच्छा। रेफरेंस दिया था कि सही, मौला जट उन्होंने बनाई थी। सही। अब मैं देखी फिल्म, थोड़ी देर चली, आधा घंटा, फिर चली, फिर देखो, मैं बड़ा शर्मिंदा, मैंने कहा यार मैं किस फिल्म के लिए आया हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे सीन थे जो थे ऐसे थे अच्छा। सीन उसमें थे। तो 3 घंटे के बाद जो फिल्म खत्म, उस ज़माने में 3 घंटे की बनती थी, अब तो खैर 1.5 पौने 2 घंटे ही हुई, और अच्छी बात है, इतनी होनी चाहिए। बहरहाल जब मैं वापस गया तो वो बैठे हुए थे अपने चैम्बर में, गया उनके पास, कि ले जी चेयरमैन साहब फरमाइए अब क्या करें हम। मैंने कहा सर चेयरमैन आप है। तो आप 3 घंटे के लिए चेयरमैन सेंसर बोर्ड बने? चेयरमैन सेंसर बोर्ड हो गए। कहने लगे बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा आप सही हैं। कहने लगे मैं सही हूँ? मैंने कहा बिल्कुल आप सही हैं। कहने लगे नहीं, मेरे से ज्यादा आप सही हो इसलिए कि आपने सच बात की है। आप चाहते तो अप्रूव करवा देते? हाँ, कुछ पोर्शन ऐसा था, उन्होंने मुझे इख्तियार दिया हुआ था कि आप जहां से कहेंगे आप काट देना, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। तो मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल सही, अब आप अपनी मर्जी से आप सेंसर करें इसको। अच्छा गुल्लू भाई, आपने स्टारडम देखा, पहली मूवी में हिट हुए, फिर 50 साल पाकिस्तान इंडस्ट्री में काम किया, तो कभी पैसों का मसला रहा? क्योंकि स्ट्रगलिंग टाइम में पैसे नहीं होते, कहीं आना जाना रहने के, तो कभी ऐसा मौका आया जिंदगी में? इंडस्ट्री में आने के बाद? हाँ, या या पहले? इंडस्ट्री से पहले? इंडस्ट्री से पहले तो यही होता था कि जब टीवी और रेडियो पे मैं काम किया करता था तो कुछ उससे भी गुजारा कर लिया करता था। कुछ मेरे बड़े भाई बड़ी बहन वो मुझे दे दिया करते थे पैसे, ये लोग। तो लेकिन इंडस्ट्री में आने के बाद 1-2 साल ऐसे आए थे जो मेरे क्राइसिस का टाइम था, और उस क्राइसिस में भी मैं एक फिल्म बना रहा था, उसका नाम था आंधी और तूफान। अच्छा, आम रिवायत तो ये थी कि उधार काम करवा लो। आर्टिस्टों ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया, ख़ास तौर पे मोहम्मद अली साहब थे उसमें, उस फिल्म में, और नन्ना साहब, रंगीला साहब, इन लोगों ने बहुत ताउन किया मेरे साथ, शबनम बेग, इस तरह सारा। लेकिन मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं पेमेंट करके फिर डेट मांगूं इनसे। अच्छा। तो जो कुछ भी मेरे पास था उसको मैंने बेच दिया, फिर कम पैसों में, लॉस में बेचा, कि अपनी डिग्निटी में लूज़ नहीं करना चाहता था, कि ये ना हो कि मैं जाऊँ कि जी मैं पैसे आपको बाद में दे दूँगा, अभी आप मुझे डेट दे दो, तो वो टाल दें। तो मैं पैसे रखता था, साहब में ये आने वाले स्पेल की पेमेंट है आपकी, तो मेरा मैनेजर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, जो भी आप टाइम देंगे उसके हिसाब से हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो एक दिन तो मोहम्मद अली साहब ने पैसे वापस कर दिए मुझे। अच्छा। ये ले जाओ, अभी ले जाओ। मैंने कहा नहीं कि ये मैं आपके साथ का, तो मेरे बेटों की तरह ये इसको ले जाओ। तो मैंने कहा पैसे नहीं, कहने लूँगा जब आएंगे जब दे देना। मैंने कहा चल ठीक है। अच्छा, मोइन अख्तर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? मोइन अख्तर? हाँ। मोइन अख्तर से तो मेरी दोस्ती थी बहुत अच्छा। ज़्यादा। हाँ, हमने टूर भी किया अमेरिका का साथ। और 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं आज मैं आपको बताऊं, एक मोहम्मद अली साहब और एक मोइन अख्तर, दोनों अमेरिका में थे। एक टूर मैंने किया था मोहम्मद अली साहब के साथ, मेरे दोस्त थे जमील भट्टी, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कैलिफोर्निया में पाकिस्तान की कम्युनिटी आपसे मिलना चाह रही है, ये वो। तो मैं ठीक है चलो, खैर गए। उन्होंने एक बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो जब वो ख़त्म हुआ तो वहाँ के ख़वातीन जो फैमिलीज़ थी, हजरात थे, वो तकरीबन कोई 30-40 अफराद थे। तो उन्होंने कहा आप और आर्टिस्टों को भी लेके आएँ। तो मैंने कहा किसको लाएँ?
कहने लगे मोहम्मद अली ज़ेबा को लेके आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगा जाके। फिर मैं गया, वापस आया पाकिस्तान में, अली भाई से बात की, चुप कर गया। कहने लगे देख ले जैसा तेरे भाभी के उसके हिसाब से, मैं तो तुझे पता है जो वो कहती मैं अच्छा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा डर रहे हैं? नहीं मैं डरता उड़ता नहीं कभी देखा मुझे डरते? मैंने कहा नहीं मैंने कभी नहीं देखा, आप बहुत दिलेर आदमी है। कहने तू जाके बात कर। मैंने कहा मैं क्यों बात करूँ, आप बात करें। खैर उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करूँगा। खैर उन्होंने बात की, फिर 2 दिन के बाद मुझे बुलवाया उन्होंने। खैर हम गए बहरहाल। तो असल बात जो मैं कर रहा था वो ये थी कि फिर जब अमेरिका गए तो उस वक्त उनकी तबीयत ख़राब शुरू हो गई थी, कुछ बीमारी, कुछ मसले उनके थे। तो वो बीमार थे, तो मैं रोज़ शाम को मतलब उनको अटेंड करता था, मैं और मेरे दोस्त जमील भट्टी जिन्होंने उस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो भाभी ने बोला कि नहीं तबीयत ठीक नहीं इनकी, बुखार है कुछ हो। मैं गया अंदर, आ जाओ अंदर आओ तुम लोग अंदर आओ। तो मैंने हाथ लगा के देखा, उनका जिस्म गर्म हुआ था, बुखार था। तो मैंने कहा क्या फील करना है बेटा? जिस्म में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो मैं तकरीबन आधा घंटा उनको दबाता रहा, उनके पैर दबाए, उनके हाथ दबाए, उनके ये हो। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने हाथ से इशारा किया बस रुक जाओ, कुछ नहीं करो छोड़ो। तो खैर मैं साथ ही बैठ गया, तो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। तो उनकी हाथ की जो फीलिंग्स मैं महसूस कर रहा था ना, वो उसमें एक प्यार, मोहब्बत और दुआएं जो होती है ना, मतलब बीइंग ए सीनियर आर्टिस्ट। और मुझे कहते थे वो कि तो मेरे बेटे। और उनके घर पे बाद में फिर जब दिलीप साहब आए तो उन्होंने घर पे डिनर रखा हुआ था। अच्छा। तो फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ 2 लोग थे जिनको बुलाया था उन्होंने, एक मुझे बुलाया था और एक एस सुलेमान साहब को बुलाया था। अच्छा जी। बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस दैट। मैं था कराची में। मैं गया हुआ था एक शादी पे कराची में। तो ज़ेबा भाभी का फ़ोन आया, फिर वो मुझे कहने गुल्लू वो अली का फ़ोन आया इस्लामाबाद से, तो परसों घर पे डिनर है, दिलीप साहब आ रहे हैं। वो तो अली ने इस्लामाबाद से फ़ोन किया था कि गुल्लू को बता दो तुम उसको बुलाना है। मैंने कहा मैं मिस कर गया। दिलीप साहब से हो चुकी थी पहले मेरी मुलाकात इस्लामाबाद में। और दूसरा क्या हुआ कि मोइन अख्तर की तबीयत ख़राब हुई। अच्छा। हम लोग कुछ शोज़ करने गए हुए थे वहाँ। तो मोइन ने मुझे कहा कि यार कल इस तरह करते हैं ना कि हम लोग कोई 2-3 बजे तक निकलते हैं, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, तुमने भी करनी होगी। मैंने कहा करनी तो है। खैर 3 बज गए, 4 बज गए। तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसके कमरे में, उसका दूसरे फ्लोर पे रूम था, मेरा फ़ोन अटेंड ना हो, साइलेंट पे था फ़ोन। खैर मैं खुद चला गया। मैं तुम तैयार नहीं हो कि यार मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। क्या हुआ? खैर बुखार है। तो उसको भी जिसम में दर्द जो वो ना ट्रैवलिंग करने से होता है। फिर उसको मैंने कहा सीधा हो जा। तो फिर उसको मैंने मोइन अख्तर को दबाया, बहुत दबाया मैंने, बहुत दबाया। तो फिर उठ के फिर मेरे गले लग गया, आँखों में आंसू आ गया उसके। अच्छा। हाँ। तो फिर उसने मुझे टाई गिफ्ट की फिर। अच्छा मोइन, बड़ी खूबसूरत उनकी ड्रेसिंग और टाई, और क्या क्या जबरदस्त इंसान। तो फिर मोइन ने मुझे टाई गिफ्ट की फिर एक। मैंने कहा यार ये कितनी टाई लेके आया तुम? तो मुझे कहता है कि है 8-10 हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें 8-10 दफ़ा और दबाऊंगा ताकि सारी टाई मेरे पास आ जाए। हाँ। फिर उसने सबको बताया कराची जाके। सही। तो कभी ऐसा हुआ, मैंने सुना है कि मोइन अख्तर साहब और आप रिक्शे पे यस बिल्कुल बिल्कुल होता था। मैं, मोइन अख्तर, मेरे दोस्त थे शकील चुगताई, अच्छा, और मुन्नी बेगम, हाँ, ये बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी सिंगर। हाँ। तो उनका भी स्टार था और मेरा भी। मोइन अख्तर ज़रा हमसे सीनियर थे तो वो थे, लेकिन फाइनेंशियली सारे एक ही जैसे थे। अच्छा। तो हमें सुबह क्या होता था कि रेडियो स्टेशन जाना। अच्छा। अगर आपको पता हो कराची का वो था बंदर रोड पे, और टीवी स्टेशन था वहाँ बहादुराबाद सोसाइटी के आगे। तो अगर आप ऑटो से भी जाएं तो आपको कम से कम 45 मिनट्स लगते थे। तब हम लोग कहते थे कि यार 5 बजे वहाँ पहुँचना है, रिहर्सल है, अब जाना है, तो कितने पैसे लगेंगे? रिक्शा वालों को रोका, उससे पूछे कितने पैसे? उसने 80 रुपये। अच्छा ठीक है तुम जाओ, कैलकुलेट तुम्हारे पास कितने? मैं 20 रुपये। तुम्हारे पास कितने? यार पैसे कम है भी, तो 75 हुए। अच्छा चलो थोड़ा रास्ता पैदल चलते हैं। तो उसमें क्या होता था कि मैं आगे बैठता था, चूँकि मैं सबसे लंबा था उनमें, तो शकील चुगताई छोटा सा, हाइट कम,
और मोइन अख्तर, तो वो मुन्नी बेगम और शकील चुगताई तीनों पीछे बैठते थे, तो मैं ड्राइवर के साथ बैठ, रक्षा ड्राइवर के साथ बैठ जाता था, और साथ साथ मीटर भी देखते थे कहीं यार ज़्यादा ना हो जाता, इस तरह करके। अच्छा तो लेकिन उस लाइफ का अपना एक मज़ा था, अच्छा। उस लाइफ का अपना एक मज़ा था। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी है, लेकिन उस वक्त टेंशन फ्री लाइफ थी, हाँ। इस वक्त टेंशन वाली लाइफ हर लिहाज से। अच्छा जी। अ, आपकी कुछ मुलाकातों का जिक्र करते हैं। जी जी सियासी मुलाकातों का मैं बात करूंगा। जी जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बीबी, जी उनसे जी मुलाकात हुई कभी? जी, उनसे मुलाकात हुई, अच्छा। हुई बिल्कुल। 1991 की बात है। हम्म। तो एक इनविटेशन आया अच्छा। मेरे पास प्राइम मिनिस्टर हाउस से, आसिफ जरदारी साहब और मोहतरमा की तरफ से। तो कोई इवेंट था यौम पाकिस्तान के हवाले से, उसका इनविटेशन कार्ड था। तो उसमें उन्होंने नदीम साहब को भी बुलाया था, मुझे बुलाया था, रंगीला साहब को बुलाया, नीली को, जावेद शेख को और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को। अच्छा। हम 5-6 लोगों को बुलाया था। तो हम लोग गए फिर, हम्म। तो बीबी वहाँ बैठी हुई थी। तो डिनर वगैरह हुआ, वो एक स्टेज सा बना हुआ था, तो वहाँ जात के लोग मिलते रहते थे। तो हम लोगों ने कहा अब डिनर हो गया, सारा कुछ हो गया, चलो निकलते हैं हम लोग। हम लोग जाने लगे गेट की तरफ, तो वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा आप लोग जाएंगे नहीं अभी? हमने कहा भाई खाना वाना खा लिया, सब कुछ हो गया, अब नहीं 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 नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उन्हें आप लोगों से मिलना है, अच्छा। आप लोग ठहरे हैं अभी। हमने कहा ठीक है। खैर हम रुक गए, तो 10 मिनट के बाद उन्होंने बुलवा लिया। तो जब हम लोग उनकी तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखा, जो उस वक्त जैसे आपने जो जिक्र किया है कि आर्मी चीफ से मुलाकात, तो रास्ते में मैंने देखा कि असलम बेग असलम साहब, बेग साहब हाँ असलम बेग साहब उस वक्त आर्मी चीफ आर्मी थे, चीफ थे, हाँ। एंड ही वाज इन यूनिफॉर्म। ओके। हाँ, तो खैर मैं डरते डरते ज़रा सा आगे गया, तो उन्होंने ऐसे करके देखा, थोड़ी सी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हम्म। तो मैं समझ गया कि ये मुझे मिलना चाह रहे पहचानते हैं, मतलब जानते हैं। जानते हैं बाई फेस के भाई ये है। खैर मैंने कहा नदीम साहब, मैंने कहा चले मिलते हैं। खैर हम लोग गए, उनको मिले, बहुत अच्छे तरीके से मिले, बहुत प्यार से मिले, बहुत खुशी हुई आप लोगों के आने से, हमें अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ आना, अच्छा। महफिल में रौनक होगी, इस तरह की बात उन्होंने की। फिर कल नहीं नहीं जाए जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं आपको। फिर हम लोग गए बीबी के पास। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वजारत उज़्मा या आसिफ अली जरदारी साहब की जो दौरे सदारत है, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे, कौन सा अच्छे है? हाँ देखिए इरफान, इसमें हालात और वाक़यात का बड़ा दखल होता है। उस वक्त दुनिया के हालात ऐसे नहीं थे अच्छा। जो बीबी के दौर में थे। आज के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट है, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री, ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तमाम टेंशन जो है पाकिस्तान के सर पे है। हमारा अफगानिस्तान से भी बॉर्डर मिल रहा है, हमारे ईरान से भी बॉर्डर मिल रहा है, इंडिया से भी बॉर्डर मिल रहा है, तीनों चारों तरफ से हमारा बॉर्डर मिल रहा है। तो उन तमाम टेंशन्स की वजह से जो हालात क्रिएट हो रहे हैं, तो एक हमारे पास एक अजीब कल्चर है, हम हर चीज़ का ब्लेम हम गवर्नमेंट पे लगा देते हैं। हाँ जी। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम पूरा नहीं करते। तो उस हवाले से देखें तो वो दौर बीबी का बहुत अच्छा था, या नवाज शरीफ साहब का दौर बहुत अच्छा था, लेकिन हालात बदल गए हैं। उस ज़माने में इतनी दहशतगर्दियाँ और ये वो स्नैचिंग और डकैतियाँ, ये सारी चीज़ें नहीं थी उस ज़माने में, लेकिन अब बढ़ती जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा? जरदारी साहब से तो ज़रा हमारी फ्रैंकनेस भी है ना। हाँ अच्छा। हाँ, तो अच्छा। हाँ वो फ्रैंकनेस इन द सेंस कि जब भी मुझे मिलते हैं ना, यूँ देखते, जब वो प्रेसिडेंट थे 2011 में, तो मैं एक डेलीगेशन बना के फिल्म की बेटरमेंट के लिए, इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए, जिस तरह अब किया है मोहतरमा मरीम नवाज ने, फंडिंग की है, सपोर्ट की, तो ये सारा प्लान लेके हम लोग गए। तो सलमान तासीर साहब गवर्नर पंजाब। हाँ जी, तो वो गवर्नर थे वो। तो गए हम लोग, मिले, कहने आ रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, आ रहे हैं, बैठे हैं आप लोग इधर समझ। फिर हम लोग बैठे, तो सबसे हाथ वाथ मिलाया, तो मैं भी ज़ाहिर ऑब्वियसली प्रेसिडेंट थे, खड़े हो गए एकदम हाथ। तो आता क्यों नहीं मेरे पास? अच्छा। तो आता क्यों नहीं? पंच किया। आता क्यों नहीं बात? मैंने कहा ठीक है। अब मीटिंग भी हो रही थी, सब बातचीत कर रहे, मैं इधर
अच्छा। इस तरह करके। हाँ। तो मैं मिलूंगा, प्रोग्राम बनाया था मैंने कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो कभी इस्लामाबाद होते हैं, फिर आजकल के जो हालात हैं, अभी बाहर का टूर था उनका भी, मैं वो चाइना गए तो उससे पहले मेरा प्रोग्राम था, फिर वो चाइना गया, मैंने कहा वो चाइना चले गए। जरदारी साहब को लोग करप्ट कहते हैं, पीटीआई वाले डिफरेंट, आप समझते हैं वो करप्ट है? देखें, यहाँ किसको नहीं कहते हैं, पहले तो हमने ये हाँ, देखना ये है भी है। किसको नहीं कहते हैं और कौन कहते हैं। जो कहते हैं उनको भी चेक करें, एक दिन आएगा पता लगेगा जी वो भी करप्ट है। तो इसका कौन फैसला करेगा? सभी कहते हैं जी वो करप्ट है, वो करप्ट है, वो करप्ट है, कौन फैसला करेगा इसका? आपकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकातें सुना बड़ी रही हैं, आपके घर भी आया करते थे? जी 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 बिल्कुल, एक दो दफ़ा आए वो घर। इमरान खान साहब जब शौकत खानम हॉस्पिटल उन्होंने शुरू किया, तो मैं चूँकि करता रहा हूँ, काफ़ी वेलफेयर के काम मैंने किए, क्रिकेट टीम बनाई आर्टिस्टों की, उससे मैचेस करवाए फ्लड इफेक्टीज के लिए, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एक वेलफेयर फंड बनाया, फिर शौकत खानम हॉस्पिटल को मैंने फंडिंग वगैरह करके दी, कुछ और भी इस तरह के काम थे सारे। तो ऑब्वियसली मीडिया के थ्रू पता लगता रहता था। तो कुछ तकरीब, हाँ, एक मैच खेलने हम लोग गए थे वहाँ दोहा, उसमें पूरी पाकिस्तान की टीम थी सिवाय जावेद मियादाद के, और दूसरे मुल्कों की टीम आई थी। एक क्रिकेटर होते थे कासिम उमर, तो वो बिल्कुल वेस्ट इंडियन लगते थे वो, तो उनका बेनिफिट मैच था। तो वहाँ एम्बेसी में हमें बुलाया गया था हाई टी पे, क्रिकेटर्स को सबको। तो वहाँ उन्होंने दो आदमियों से स्पीच करवाई थी, एक इमरान खान साहब से और एक मुझसे। तो वो मेरी स्पीच उनको बड़ी अच्छी लगी थी, इमरान खान साहब? हाँ। तो उन्होंने भी बड़ी क्लैप लैप की। फिर उस मैच के दौरान इमरान, डबल विकेट टूर्नामेंट था, अच्छा। तो उसमें ये होता था कोई आउट हो जाए तो 5 रन कम हो जाते थे, कपल्स खेलते थे उसमें। तो वो जो था श्रीलंका का कपल था, वो कोई दिलीप मैडिस और एक कोई और था, उसका नाम मैं भूल गया। तो खासा बॉलिंग कर रहे थे, तो उसने बड़ी हिट मारी, बड़ा अच्छा बैट्समैन था। तो मैं, अगर आपको पता हो क्रिकेट का, तो लॉन्ग ऑन से मैं भागता 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 मैं डीप मिड विकेट पे आया। अच्छा। और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा था, छक्का उन्होंने लगा। तो यहाँ से मैंने डाइव की और ये रोल करते करते तो मैंने कैच किया, तो वो आउट हो गया बंदा वो। अच्छा। सारे क्रिकेटर्स जो ज़माने में खेलते थे टीमें, जो रमीज राजा, सलीम मलिक और भी काफ़ी सारे थे, मुदत, उन्होंने कहा हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इमरान खान किसके पास गया और भाग के इतना अच्छा आपने कैच किया। अच्छा, तो वो शाबाश देने आए खान साहब? शाबाश देने आए थे मुझे। अच्छा। हाँ। तो आप फिल्म एक्टर और फिर आप मैच खेल रहे हैं और इतना अच्छा कैच पकड़ा, डाइव, कोई चोट वोट तो नहीं लगी तब? नहीं 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 नहीं, मैं तो क्रिकेट खेलता रहा हूँ, इंडस्ट्री में मैंने टीम बनाई थी और हमने बड़ी बड़ी टीमों को हराया। अच्छा। मतलब जब मैंने टीम बनाई नई, तो 81 में हमारा मैच हुआ PIA लाहौर से, और उसमें 4 टेस्ट क्रिकेटर थे। आसिफ मसूद जो ज़माने के फास्टेस्ट बॉलर थे, और सलीम अल्ताफ़, वो भी अटैक बॉलर थे पाकिस्तानी टीम के, आफ्ताब गुल टेस्ट क्रिकेटर, और कोई एक दो, शफकत राना, मोहम्मद राना के फादर, वो 82 की बात है, आज से कुछ 40 साल 45 साल पुरानी बात है। तो वो मैच हम लोग जीत गए। दूसरे दिन अखबारों में खबर आ गई कि जी वो फिल्म एक्टरों की टीम ने 4 टेस्ट क्रिकेटर्स की टीम को हरा दिया, PIA लाहौर को हरा दिया। अब वो हमसे दोबारा मैच मांगे, भाई अब हम हराएं आपको। हाँ, अब हमारा है। हमने का टाइम ही नहीं हमारे पास मैं क्या, तुक्का लग गया, बचा लो बचा। अच्छा, खान साहब के साथ जब आपने कहा वो कैच किया आपने दोहा में, ये एग्जैक्टली किस सन का वाकया है? ये है 87 का। हाँ, 87। अब जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, जो उन पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि 87 में खान साहब प्ले बॉय थे या खान साहब के अफेयर्स थे बड़े बड़े। तो आप तो उनको बड़ा पुराना जानते हैं, तो इस बात पे सदाकत है कोई? मेरी इस हद तक ही है कि जो मैंने पढ़ा अखबारात में, या जो मीडिया के थ्रू पता लगा,
अच्छा। क्योंकि देखिए कंफर्मेशन उस वक्त होती है कि जब इंसान हफ्ते में 4 दिन मिलता रहे, एक दूसरे के साथ मिलता रहे। उनकी अलग फील्ड, मेरी अलग फील्ड, वो भी मोस्टली मुल्क से बाहर, मैं घर से बाहर। मैं स्टूडियोज की शूटिंग में कभी बैंकॉक, कभी लंदन, कभी टर्की, कभी जापान, कभी कहीं, वो अपने क्रिकेट के टूर्स पे। अखबारात के जरिए पता लगता रहता कि ये स्कैंडल बन गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रोज अखबारात में स्कैंडल्स आते थे खान साहब के? हाँ, अखबारात में तो आते थे, उस ज़माने अच्छा। में आते रहते थे। हाँ, हम्म। आते थे अखबारात हम्म। तो वो क्या रिएक्ट करते थे अखबारात के स्कैंडल देख के? में। लोग इमरान खान साहब? पता नहीं, उन्होंने पढ़े होंगे तो फिर वो रिएक्ट करते होंगे फिर। अच्छा। हाँ, हाँ। मतलब मैं पढ़ता था, मैं देखता था, मैंने कहा हमें होगा टीम का कप्तान है, हैंडसम आदमी है, पढ़ा लिखा है, हाँ। तो होता है, ये जिंदगी का एक हिस्सा है हम्म। कि कहीं रोमांस हो गया, हम्म। कहीं शादी हो जाती है पहले रोमांस में, कहीं नहीं होती, हम्म। फिर कोई दूसरा रोमांस शुरू हो जाता है। कई लोग एक शादी करते हैं, दूसरे फिर भी रोमांस चलते रहते हम्म। हैं, स्कैंडल चलते रहते हैं, ये भी होता रहता है। हम्म। अब आप सोच रहे होंगे मेरा पूछेंगे, आपका क्यों नहीं? मैं यही पूछने वाला आप पूछे। हाँ, मैं जब फील करता हूँ ना कि रेड लाइन क्रॉस होने लगी है, तो मैं उधर ही होल्ड करवा देता हूँ, सही है। स्टॉप साइन। अच्छा। मैं कभी आगे ना बड़ी बढ़ा हिम्मत है वैसे आपकी। हैं? बड़ी हिम्मत है आपकी हाँ, कि मैं आप नहीं। उधर रोक देते हैं, भाई इससे आगे नहीं जाऊंगा। देखिए, बात मैं आपको बताऊँ, क्या बात यह है कि अगर मैं भी फ्लर्ट करूँ, या फर्ज करें अगर मैं भी सीरियस हो जाऊँ, हम्म। और वो स्टेज अब आ जाती कि चलो जी काजी को बुलाओ, हाँ। तो मैं कहने काजी को कभी नहीं बुलाऊंगा मैं, तो फिर उसको हर्ट करने वाली बात है। हाँ। तो मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता इस तरह। फटा होगा तो मैं खुल खुला के फटा करता हूँ, अच्छा। खुल खुला के फटा मैं करता हूँ। हाँ। लेकिन इस तरह किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखाना, कि वो उसकी ज़िंदगी ख़राब करना, मैं कहता हूँ नहीं, आगे ना आना, बस उधर ही रुको। आजकल तो एक ट्रेंड चला है कि लड़कियों को लारे दिए जाते हैं शादी के, फिर उनके साथ वक्त बिताया जाता है। तो उस टाइम भी ऐसा होता था? नहीं, उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अच्छा, शादी हो आजकल, जाती थी? हाँ, आजकल तो देखें ऐसा है कि शादी होती है, फलां फलां ने शादी कर ली, 3-4 महीने के बाद खबर आ जी तलाक हो गई तलाक है। हो गई। अरे यार, कैसी शादी हुई? हाँ। तो वो मैच्योरिटी और वो डेडिकेशन और वो टॉलरेंस जो शादी के बाद होनी चाहिए, दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग मिलते हैं। अगर आपका अफेयर हो तो चलो इन बिटवीन तो आप समझ जाते हो, लेकिन अगर अरेंज मैरिज है तो दोनों को जब आपने अल्लाह ताला का नाम लेके निकाह पढ़वाया, सारा कुछ हुआ सुन्नत के मुताबिक, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये जो लड़की आई है मेरी बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, मेरे बच्चों की माँ भी बन गई है, ये सारा। तो आपको भी थोड़ी सी टॉलरेंस होनी चाहिए, आप में पेशेंस होनी चाहिए। पहले मुझ में नहीं थी। अच्छा। हाँ, मतलब मेरी भी को फटा ही होता था कि तुम जाते हो 2-2 महीने आउटडोर शूटिंग पे, इधर से उधर से आगे, फिर आए, दूसरे दिन उठे, फिर को बीच में गैप भी दिया करो। मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे कौन सी क्लास में हैं। हाँ, अब मेरा बेटा, मैं आपको बताऊं, मैं ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, अली। मैं, हाँ, अली, हाँ, तो आजकल वो दुबई में। दुबई में, हाँ। हाँ जी। तो अब वो अली गुजरा, इससे मिल के अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दोस्त स्कूल से आया था। तो मेरे दोस्त ने पूछा अली माशाल्लाह कौन सी क्लास में? मैंने कहा क्लास 4 में। उसने सुन लिया, वो साहब में किशा 6। मैंने कहा क्लास 6 में। अच्छा। हाँ, इस तरह का था वो। तो आपकी कितनी शादियां हैं? एक ही है, एक ही। अगर मैं चाहता हाँ। तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्कैंडल्स मेरे बनते फिर, और उसमें मुझे फाइनेंशियली भी फ़ायदा होता, अच्छा। शादी करता तब भी मुझे फाइनेंशियली फ़ायदा होता। काफ़ी चीज़ें मुझे ऑफ़र की गई, ये भी प्रॉपर्टी, वो भी प्रॉपर्टी, ये भी सारा। मैं कहा नो, ये फ्लर्ट है, ये शादी नहीं है, अच्छा। और बिल्कुल इसके आगे कोई बात ना करना। मैं कहा नहीं, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, 2 नंबरी मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मेरे खून में शामिल नहीं, मेरी तरबियत नहीं है ऐसी, मैं कर ही नहीं सकता ऐसा। और
क्योंकि जब मैं अपना कुछ बातें ऐसी तो कुदरती तौर पे होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक फैमिली का एक हिस्सा होता है, खून बोलता है जिसे कहते हैं ना, तो वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत बड़ी फैमिली, बड़ा पार्टीशन से पहले बहुत नाम था हिंदुस्तान में, जो मेरे फोर फादर्स वगैरह रहते थे, आज भी उन लोगों के नाम पे वहाँ पे सड़कें हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज कमिश्नर इन हैदराबाद, और मेरे फादर वहाँ पुलिस में थे, मेरे चचा नेवी में थे, और मेरी मदर साइड के को एयरफोर्स में कुछ इस तरह मार्शल लेस की सारी बातें। और वो सारे खुद हैरान थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आ गया। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मेरी फैमिली का कोई बंदा फिल्म इंडस्ट्री में चला जाए ये वो। लेकिन मेरे फादर ने मुझसे एक बात की थी, अम्मी परेशान थी क्योंकि मैं वो था अपने बहन भाइयों में जो कहते ना एक अंडा गंदा ही होता। अम्मी को बहुत फिक्र थी, एक तो वैसे ही गर्म दिमाग है इसका, और आवारागर्दियाँ करता रहता है, ये वो क्रिकेट खेल रहा है, उधर जा रहा हो, जो एक यंग एज में होता है आपको पता है। लेकिन उस दौरान भी मैं कोई ना कोई वेलफेयर के काम करता रहता था। मसलन मुहर्रम आगे सबीलें बना दी, रमज़ान आए तो सुबह खंबे बजा के सबको जगाना है, फिर शाम को इफ्तारी है तो वो अम्मी भी मुझे बना के देती थी, मस्जिद में लेके जाओ। फिर दूसरे लोग भी कहते, अब दूसरे लड़के आते थे, नहीं नहीं तुम मत आओ, मेरा नाम नहीं, उसको बुलाओ। तो वो रास्ते में खा जाते थोड़ी सी कभी कभी मैं भी खा जाता था। अच्छा, शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? लव मैरिज थी। हाँ, लव मैरिज करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। देखिए अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दोनों चीज़ों में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोथ साइड टॉलरेंस का जज्बा होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। मसलन मेरी बीवी का कभी फटा हो जाए आपस में ना, तो वो जाहिर है फिर वो औरत आते हो तो बच्चों की सपोर्ट, अब बच्चे माँ की तरफ होते हैं। तो एक दिन ऐसी किसी बात पे फटा चल रहा था कि अचानक मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। अच्छा। तो वो कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया था फिल्म का, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको जाना, तो नेक्स्ट वीक चलना था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने भी बताया नहीं घर में, तो 3-4 दिन पहले मैंने बताया, वो फटा हो गया। ये तुम्हारा कौन सा तरीका, तुम बताते नहीं हो, को घर के भी काम है यार, क्या होगा तुम्हें, ये वो फलाना ढिमकाना। वो मेरी बेटी भी बैठी थी, छोटी बेटी, तो उसको हम लोग मोमो कहते, मरियम नाम है। मोमो समझाओ अपने अबू को, कहती आपे नहीं बुढ़ो, अपने बुढ़ो ऐसी नहीं कराई ताड़ी शादी, आपे नहीं बुढ़ो, हमने नहीं कराई भाई, आप जाने आपका मियाँ जाने, हमें मुझे मत डाले। तो वो तो अलग हुई थी साइड में, क्या बात। लेकिन थैंक गॉड कोई होती रहती छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन बात को बढ़ना नहीं चाहिए। हर घर में बहन भाई में हो जाती है, माँ बाप में हो जाती है, माँ बेटे का इख्तलाफ हो जाता है, बाप बेटे का इख्तलाफ हो जाता है, कैसे नहीं। और ये मैंने लिबर्टी जो थी ये मैंने ओपन रखी है। अब अली है मेरा बेटा, जो वो माशाल्लाह इंग्लैंड से पढ़ के आया, बैचलर्स किया उसने इंग्लैंड से, एक मूवी में हीरो भी आया, उसके बाद 2-3 मूवीज़ ऑफर हुई हैं उसको, फिर उसने मना कर दिया, उसने कहा पापा स्क्रिप्ट वीक है, मैं नहीं करूँगा ये फिल्म। आई सेड ओके। तो अभी फिर दुबई गया वो, दुबई में उसने अपनी एक मार्केटिंग कंपनी वगैरह बनाई है, सारा कुछ है। तो वो उसकी माँ ने मुझे कहा, मेरी वाइफ ने, कि भाई वो तुम्हारे साहबजादे को शादी वादी की को प्रपोजल दे रहे हैं, कोई लड़की उन्होंने पसंद कर ली है। मैंने कहा है अच्छा। ना, मैंने कहा यार उसकी एज क्या है अभी, क्या हो, मैंने 26 का हो गया, तो अभी तो ज़ाहिर हो उसको। तो वो कह रहा आप लोग जाए मिल के आए। मैंने कहा चलो, चले गए जनाब, मिल के आए। खैर वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, और वो भी पीपल्स पार्टी की एक बड़ी फैमिली। भुट्टो साहब के दौर में होते थे, भुट्टो साहब के बाद जो थे ना सीनियर वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद रशीद साहब, उनको कहते थे लोग बाबा सोशलिज्म, क्योंकि सोशलिज्म भुट्टो साहब की जो जमात थी उसका एक अहम नुक्ता था वो। तो वो सीनियर वाइस चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी की, तो उनकी वो पड़पोती है वो। तो गुल्लू भाई, 1 लाख अगर शादी होती है, उसमें 70,000 तलाकें रिपोर्ट हुई हैं हाई कोर्ट्स में। आप
आपने भी स्टारडम की ज़िंदगी गुजारी, एक शादी है आपकी, तो आपको क्या वजह नज़र आती है तलाक की सबसे बड़ी? आपने ज़ाहिर सी बात है उम्र गुजारी है पाकिस्तान को देखते हुए। तलाक नहीं बल्कि खुले की भी है। हाँ। मतलब तलाक तो वो तो जी, जी। हस्बैंड देता है, हाँ। खुला लड़की उसकी भी है। मेरे जितने भी वकील दोस्त हैं बताते हैं कि आजकल हमारे पास 60-70% जो केसेस आ रहे हैं वो खुले के आ रहे हैं। अच्छा। बात वही है कि टॉलरेंस क्यों नहीं है, हुँ। थोड़ा पेशेंस के साथ काम। इन बिटवीन ये होता है कि एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, हुँ। मर्द को इतना फर्क नहीं पड़ता हमारी सोसाइटी में। हुँ। वो जाके दूसरी शादी कर लेगा, क्या फर्क हुँ। पड़ता है? बच्चे रुल जाएंगे, हुँ। बच्चों की लाइफ खराब हो जाती है। अगर वो लड़की दूसरी शादी करना चाहेगी तो चांसेस कम है। हाँ, वो कहेगा कि नहीं, बच्चों का मेरा कोई जिम्मा नहीं है, तो हुँ। बच्चों की लाइफ खराब होगी ना। तो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए, हुँ। ये बात होती है सारी। हुँ। अच्छा गुल्लू भाई, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकातें रहीं, वो घर आते थे। क्या खान साहब को लीडर कह सकते हैं? हाँ, सबको लीडर तो आप कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन अभी नहीं कह सकते उनको आप। अच्छा, वो कैसे? वो इसलिए कि अभी उनकी जो पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स होते हैं या इस तरह की बातें, मसलन मैं हूँ, अगर मुझसे जब वो अमेरिका गए थे वहाँ उन्होंने सवाल किया था कि क्या पाकिस्तान में फौजी अड्डे आप देंगे ये वो, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। हुँ। ठीक है, उसका ये था कि आप कहते देखें इस तरह की बातें होती रहती दुनिया में, मैं बात करूँगा, अपनी पार्टी से बात करूँगा, अपने असेंबली में बात करूँगा, असेंबली के फ्लोर पे बात करूँगा। अगर हम करते हैं तो आप हमें क्या दोगे उसके बस? हुँ। आप हमसे एक चीज़ मांग रहे हो, हम मांगे तो वो आप दोगे? हुँ। आप उसको ट्रैप करो, हुँ। ठीक है नहीं है? तो ये तो था कि उस वक्त को टाल देते आप, हुँ। एब्सोल्यूटली नॉट ना नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था। ये मेरी उनकी जाती राय, वक्त हुकूमत आपको लगता है उस एब्सोल्यूटली नॉट कहने की वजह से गई है? हो भी सकता है, हुँ। हो भी सकता है, क्योंकि देखें वो उनका एक रिएक्शन भी आया था, हुँ। और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। हुँ। जब आप 25-30 करोड़ आवाम को लेके चल रहे हो, आवाम ने आपको मुंतखब किया, हुँ। नो डाउट ही इज पॉपुलर, हुँ। स्टिल इज वेरी पॉपुलर, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छोटी सी गलती, उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है फिर। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ अगर थोड़ी बहुत मेरी कोई पॉलिटिकल नो हाव है तो उसमें आप सबकी राय लेते, टाइम गेन करते, आप अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको ऑन बोर्ड करते, असेंबली को ऑन बोर्ड करते, उन सबसे आप पूछते, फिर आप कहते कि हाँ भाई ये आप टाल देते, दरगुजर कर देते। बुरे वक्त को गुजारना, मुश्किल वक्त को गुजारना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, आर्ट है। आर्ट है ये। इसलिए कि किसी एक आदमी की स्टेटमेंट से या पॉलिसी से अगर 25-30 करोड़ आवाम को नुकसान हो रहा है, हुँ। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि बीइंग ए लीडर आप उस बात को इस तरह से घुमा फिरा के दे दो कि हार्ड टाइम जो गुजर जाए। हुँ। मुझे माफ़ कीजिएगा गुल्लू भाई, आपके साथ एक मोहब्बत वाला रिश्ता भी है, मैं सियासत में घुस गया। खान साहब की जो हुकूमत गई है, वो सही हुआ चली गई या नहीं जानी चाहिए थी? देखिए अभी तक हमारे मुल्क में वो जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो नहीं आया, हुँ। सही मानों में जमहूरियत जिसको हम कह सकते हैं। एक तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अलायंस कर लो। अच्छा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे पास एक हल्का है, 1 लाख वोट है उसमें, यही होता ना हुँ। जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जी, जी, फला जी। हल्के में 1 लाख वोट हैं जी, ठीक है। 1 लाख वोटों में से 13,000 वोट एक पार्टी को मिले, 12,000 एक पार्टी को मिले, 9,000 एक पार्टी को मिल गए, 4,000 एक को मिल गए, 80,000 वोट डिवाइड हो गए, सबसे ज़्यादा मिले 20,000 को, हुँ। वो लीडर बन गया जी। हुँ। तो 80,000 लोग तो आपके खिलाफ हैं, हुँ। ट्रू। 20,000 वोट लेके मैं जीत गया, हुँ। उस हल्के के 80,000 लोग मेरे खिलाफ हैं, तो मैं कैसे जीत गया फिर? हुँ।
ये सिस्टम गलत है, इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। अब हमारे मुल्क में एक तो सियासी पार्टियां भी इतनी है ना, ये सिस्टम कौन ठीक कर सकता है? आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करें, हम्म आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप लेके चले, एक परसेंटेज होना चाहिए वोट का, इतने परसेंट वोट अगर आपको मिलते हैं। अब अगर एक 20,000 वोट लेके आदमी का 80,000 तो उसके खिलाफ है ना, तो वो कैसे पॉपुलर हो गया उस हल्के से? वो तो पॉपुलर नहीं है फिर। खान साहब को इस वक्त जेल में होना चाहिए या नहीं? अब देखें, इसमें कोर्ट मैटर्स आ जाते हैं, पता नहीं उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं, वो जो अखबारात में हम पढ़ते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि ये गलत है, हुकूमत कहती है कि सही है, उनकी हुकूमत नहीं कर सकती, केसेस तो अदालत में चल रहे हैं। अब आपकी पर्सनल राय क्या है, चूंकि आपकी मुलाकातें हैं, आप उनके साथ खेलते रहे, खान साहब को जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, अंडर ट्रायल है, फिर तो जेल में रहेंगे। जेल तो बहुत सारे लोगों ने काटी है। अगर वो सही है तो फिर ये आने वाला वक्त बताएगा। कहीं ये ना हो के बाद में फिर कह देंगे जी वो फैसला गलत था, जिस तरह भुट्टो साहब वाला फैसला भुट्टो हुआ। साहब वाला हुआ था। और अगर कल को कोई अदालत ये कहती है कि आज खान साहब जेल में हैं, ये फैसला गलत था, तो वो जो टाइम पीरियड है, वो जो बंदा सफ़र करता है, उसका जिम्मेदार कौन होता है फिर? वो तो गुजर गया टाइम, गुजरा हुआ वक्त तो नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक को मैं कहता हूँ, जिसके पास भी इख्तियार है या इख्तियार है, 25 करोड़ अवाम आपके पीछे खड़ी हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। मद्देनजर उनको रखें, अपनी ज़मीर की रोशनी में फैसले करें, किसी प्रेशर में ना आए। अगर आपके पास इतना इख्तियार, अगर मेरे पास कोई इख्तियार आ गया है कि मैं डिसीजन मेकर हूँ और मेरे उस फैसले से 25 करोड़ अवाम को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो मुझे अपनी ज़मीर की रोशनी में फैसला करना चाहिए। इतनी सी बात है, और यही जमहूरियत है। नवाज शरीफ साहब से आपकी कितनी मुलाकातें हैं, और वो वाकया मुझे बताइए जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि क्या पता अगले घंटे में मेरी हुकूमत चली जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ये कि मियाँ साहब बहुत स्वीट आदमी है, अच्छा। और बड़े सॉफ्ट हैं और बड़े हम्बल हैं। तो मुलाकातें वैसी मेरी रही उनसे। तो मैंने मैच करवाया, अच्छा, शेखुपुरा में, और कुछ 10 लाख का टारगेट था मेरा। उस ज़माने में फ्लड आया हुआ था। आप मदद करना चाह रहे थे, फ्लड रिलीफ? ऑफ कोर्स, यस। तो मैं करता रहा हूँ उस ज़माने में, बहुत काम करा, और ये चीज़ भी इमरान खान साहब को बहुत पसंद थी मेरी। अच्छा। हाँ, वो यार तुम बहुत करते हो, तो उन्होंने कहा कि वो भी करते हैं, वो मुझे अपने साथ भी मिलाना चाह रहे थे। खान साहब? हाँ, अपनी पार्टी में? हाँ, पार्टी की उन्होंने मुझे ऑफर दी थी। अच्छा। आप ज्वाइन करो। यस, शौकत खानम हॉस्पिटल में मेरी मीटिंग हुई उनके साथ। मेरे जो अमेरिका के दोस्त थे ना, तो वहाँ के जिक्र निकला होगा मेरा, चूंकि वो जाते रहते थे अमेरिका। तो उन्होंने बताया कि हमारा तो स्कूल फ्रेंड है बच्चों के लिए, यार उसको कन्विंस करो लेके आओ। तो वो मेरा एक दोस्त था, वो आया हुआ था अमेरिका से। उसने मुझे कहा यार परसों चल रहा है शौकत खानम हॉस्पिटल। मैंने कहा क्यों? कह लगे वो इमरान खान से मिलना है ज़रा। मैंने कहा वजह को ख़ास बात? कह लेंगे हाँ वैसे ही चलेंगे, ज़रा मिलेंगे, तुम सर चलो समझो। तो वहाँ मैं गया तो खान साहब ने कोई तकरीब रखी हुई छोटी, तो उसमें मुझे और लोगों का तो नहीं, रेशम का नाम याद है, रेशम वहाँ पे थी, मौजूद थी, मैं भी था, कुछ और सेलिब्रिटीज़ वगैरह थी। वो ख़त्म हुई तो फिर वो मेरा दोस्त मुझे लेके गए, कमरे में अंदर गए, तो वहाँ पे मिलाया। तो खान साहब मुझे कहने लगे यार फिर आप आ जाओ हमारी पार्टी में। तो मैंने खान साहब पॉलिटिक्स से मैं नहीं आ सकता, ये मेरा अफोर्ड नहीं करता। देखिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक फ्रीलांसर हूँ, प्रोड्यूसर्स के पैसे मेरे ऊपर लगे हुए, टीवी के प्रोजेक्ट्स हैं उनके पैसे लगे हुए हैं, सारा कुछ है। तो मेरी ज़िम्मेदारी कि मैं अपनी हिफाजत खुद करूं और मैं अपने प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट करूं। मैं अगर मैं प्रॉब्लम में आ जाऊं, 2 साल 3 साल जेल में जाऊं, वो तो बेचारे मारेंगे, उनका क्या कसूर है? तो हमारे पास इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फील नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं कहता, मैंने उनको माजरत की बहरहाल। तो फिर मुझे कहने लगे तो वैसे तो आप हमारे साथ हैं। मैंने कहा मैं हर अच्छा काम करने वाले के साथ हूँ। अच्छा। फिर उनके एक दोस्त हैं जो उनके बचपन के दोस्त हैं, वो मज़र शाही नाम है उनका। उन्होंने पीपल्स पार्टी का परचम बनाया था, सॉरी पीटीआई का परचम बनाया था, उनके थ्रू भी उन्होंने कहलवाया। अच्छा। हाँ, क्या रसूल लेके आओ, उसकी तकरीर अच्छी होती है, बोलता अच्छा है, सारा कुछ है, ये वो। अगर आप उस वक्त उनको ज्वाइन कर लेते तो फिर आप अब वजीर भी रह चुके होते।
क्या होता है? वजीर भी रह चुके होते हैं ना पीटीआई की हुकूमत में। हो सकता था, लेकिन वजारत को भी मैं इतना अहम नहीं समझता। हाँ, मेरे लिए ये नहीं है कि मुझे वजारत मिल जाए या कुछ ऐसा है। मेरी प्रायोरिटी है कि कोई ऐसा काम हो, और मैं चला गया था उस लाइन के ऊपर, मैं काफ़ी काम कर रहा था उसके ऊपर, मैंने किया भी था। बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग वेलफेयर के काम करते थे, तो उनकी जब रिपोर्ट्स मिली कि इसके पीछे भी कोई धंधा है, अच्छा। हाँ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा गलत है। फिर उन्होंने कहा आप जाएंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, ये लोग डोनेशन देंगे। मैंने कहा यार है तो सही, लेकिन जो बातें मैं सुन रहा हूँ हाँ लोगों के बारे में, हाँ। तो अगर मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो मैं किसी भी काम में नाकामी मेरे लिए कबूल नहीं है। अच्छा, वो लम्हा बताइए कि नवाज शरीफ साहब खेल रहे हैं क्रिकेट और आप उनको क्या चेक देने गए थे, क्या करने गए थे? हाँ, बात तो वहाँ से शुरू हुई थी। हाँ तो हुआ ये कि मैंने मैच करवाया था हाँ। शेखपुरे में। बहरहाल बारिश हो गई, 10 लाख की टिकटें नहीं बिकी। ख्वाजा सिद्दीक अकबर साहब वहाँ के कमिश्नर थे, तो उन्होंने कहा यार बारिश पै गई है, वो 2.5 लाख की टिकटें बिकी हैं, बाकी 7.5 लाख की टिकटें आपकी वापस हो गई है। वो उसमें मैंने पूरी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इनवाइट किया था। तो सारे जो साबिक क्रिकेटर्स थे ना, ये बात भी है कोई 92 93 के ज़माने की बात है, तो वो फिर वहाँ पे मैच हुआ शेखपुरा में, 2.5 लाख रुपए मिले उसमें से। तो उसका चेक बनवा के फिर मैंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में मैं दे दूँ। तो उन दिनों नवाज शरीफ साहब को भी क्राइसिस का टाइम था, कुछ पॉलिटिकली काफ़ी वो सारी बातें चल रही थी। तो मैं गया चेक लेके, फ़ोटो कॉपी थी वो, तो जिम खाना में चला गया, तो मियाँ साहब अंदर ड्रेसिंग रूम में थे। तो मेरे को वाकिफ़, तो उनको मैंने कहा कहने कैसे आना हो। मैंने कहा यार मुझे मिलना है प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो ज़रा मेरा बता दो उनको कि वो आए आपको कुछ चेक देना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ। वो 15 मिनट के बाद वो बाहर निकले, तो आगे गए, मेरे सलाम किया, उन्होंने भी जवाब दिया। आगे एकदम उनको याद आया, फिर 2-3 कदम चले, फिर वापस आए नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब। तो मुझे कह लगे हाँ आपका मुझे पैगाम मिला था गुलामुद्दीन साहब, बताएं क्या बात थी, खैरियत? मैं सर इस तरह एक मैंने मैच करवाया था प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड के लिए, उसका ये फ़ोटो कॉपी है चेक की, तो ओरिजिनल चेक जो है आप जिसको कहेंगे मैं कल पहुंचा दूंगा उनको। कह लेंगे नहीं नहीं नहीं, वो आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अच्छा मीडिया काफ़ी आया हुआ था लाहौर जिमखाना में, वो 25-30 कैमरे लगे हुए थे सारे। कहने लगे कोई पता नहीं मैं वहाँ तक जाऊँ और मैं प्राइम मिनिस्टर ना रहूँ तो सारे फंड इधर उधर हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया कि नहीं आप करते हो, बहुत करते हो, अच्छी बात है। तो फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, फिर मैंने वो चेक को चेंज करवाया, फिर उसको शौकत खानम के नाम पे मैंने बनवाया, फिर वो खान साहब को मैंने दिया चेक। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। जब ये फिल्माया गया, मेहदी हसन साहब की आवाज़ है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मतलब उससे वो कुछ मिला जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अच्छा। मेरे जहन में यही था कि चलो टीवी कर लूँगा, रेडियो कर हाँ। लूँगा, शौक़ है, कर लिया काम इस तरह से। और ना मुझे ये पता था कि ये फिल्म इतनी हिट हो जाएगी कि मेरी आईडी बन जाएगी ये फिल्म। यानी इस कदर वो मतलब फिल्म पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि शायद ही कोई हो जो इसके बारे में सोचो, किसी ने सोचा हो कि अमेरिकन मुझे जानते हैं, कहीं एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाए वहाँ की एयरलाइन के लोग मुझे सपोर्ट देते हैं। इसी तरह जापनीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ के लोग हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम हुआ है, ख़ास करम हुआ ये कि अल्लाह ने मेरी बहुत इज़्ज़त रखी है उस फिल्म की कामयाबी पे। लेकिन वो शुरू के जो 3-4 दिन थे जो मैंने आपको बताए थे, जब लोगों के रवैये बदले, उसको मैं नहीं भूल सकता। तूते मेरी अखियां दी नींद चुराई, वे बेईमाना वे हर जाई, मैडम नूरजहां ने आपके लिए गाया, आपकी फिल्म के लिए, आप पे फिल्माया गया। जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैडम के तो बड़े अच्छे अच्छे गाने पिक्चराइज हुए हैं कि जो भी हीरोइन आई वो मैडम के गाने होते, तो उसमें अंजुमन भी थी, नीली भी थी, बाबरा भी थी, नादरा भी थी, रीमा भी थी, साइमा भी थी। तो ये सारी हीरोइंस, तो मैडम तो अपनी मिसाल आप थी। मैडम का कोई यादगार वाकया, कोई मुलाकात उनके साथ?
मैडम बड़ी प्रोफेशनल थी, अच्छा। बहुत ज़बरदस्त। मैं आपको बताऊं कि सख्त गर्मी के दिन हम्म। और बारिशें हो रही थी उस ज़माने में, हम्म। तो काम उन दिनों बहुत होता था। तो सुबह हम्म। 7 बजे भी शूटिंग होती, तो मेरी सुबह हम्म। 7 बजे की शूटिंग थी। हम्म। तो मैं पहुंच गया स्टूडियो, हम्म। तो बारिश हुई हुई थी बहुत, तो एवर्नी स्टूडियो की पार्किंग में 2-3 फुट पानी, 4 फुट पानी खड़ा हो हम्म। जाता था। तो सामने मेरा ऑफिस था, तो वहाँ बैठा होता, तो मैं देखा गेट से कि मैडम गाड़ी है, मैडम उतरी हैं और दो बंदों ने उनका हाथ पकड़ा, गाड़ी से उतारा, इतना इतना पानी, अच्छा। और मैडम वो पानी में चलती आ रही हैं। खैर मैं उतर के गया साड़ी नहीं। पहनती थी वो? हाँ, साड़ी अच्छा। पहनती थी। ऐसे साड़ी पकड़ी उन्होंने, दो बंदों ने हाथ पकड़ा हुआ उनका कि स्लिप ना हो जाए, वो लेके जा रही। मैं गया, सलाम दो की। मैं कहा आप इतनी सुबह सुबह और इतना पानी है, बारिश हाँ। है, कीचड़ है, तो आप बाद में करनी। कह रहे नहीं बेटा, काम ते काम ही है ना, हम्म। काम में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, काम हम्म। काम है। मैंने कहा बड़ी हम्म। बात है, मैंने कहा बड़ी बात हम्म। है। और यही वजह है कि उनका नाम मैडम आज तक नूरजहां, ओ, जिंदा है। हम वन एंड गाएगी ओनली। दुनिया गीत मेरे। हाँ, मैडम ने एक और गाना बड़ा मेरा वो कभी पसंदीदा रहा है, शायद अभी भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सारी रात तेरा तकिया मेरा। वो भी मेरे ऊपर है, हाँ, मुझ पर नादरा पे। इन एन तारियां तो तारियां तो पुछ चन्नी, सही। मैं वे मैं तेरे पीछे हुई था, एन तारियां तो पुछ चन्नी। हाँ, बहुत गाने। तो जब ये गाने मैडम गाती थी और आप लोग इस पे एक्टिंग करते थे, लिपसिंग होती थी, तो किस तरह से उसकी प्रैक्टिस करते थे या किस तरह उसको फिल्माते थे? उसमें ये होता था कि अगर डुइट सॉन्ग हो, हम्म। तो मेरे साथ जो भी हीरोइन होती थी उसकी आवाज़ मैडम की होती थी। तो टेप चलाते थे, फिर उसको सुनते थे, फिर वो कोरियोग्राफर जो होता है वो आता है, फिर वो लड़की का एक्शन करके बताता है, साथ मुझे बताएगा कि आप इधर से आएंगे। अगर मेरा डांस हो तो उसका एसोसिएट जो होता था वो मुझे बताता था, वो लड़की को बताता, साथ रिहर्सल होती थी। फिर ये होता था पोर्शंस में होता था, वन गो में शूट नहीं होता था। हाँ। वो नयागरा टेप होती थी, उस पर एक हम्म। मार्क लगाया जाता था कि यहाँ से यहाँ तक ये शॉट होगा। तो फिर वो टेप चलता था, फिर लड़की के बोल हो तो लड़की साथ गाती थी, लिप्स मूवमेंट की, मेरे हो तो मैं गाता था साथ। हम्म। तो देखने वाले स्क्रीन पे समझते थे कि हम लोग गा रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आवाज़ तो दूसरी होती थी। हम्म। प्लेबैक सिंगर मैडम है, और या मेरी साहब होते थे, अरुण साहब, या नैयर, या मसूद राना, हम्म। इस तरह के लोग होते थे। फिर कभी गाना गाने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। कभी दिल किया हो कि यार मैं भी कभी सिंगर बनता? मुझे एक दफ़ा कहा था उन्होंने, अमजद बॉबी साहब ने, अच्छा। एक गाना आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड कर। मैं कहा माफ़ कर दो खुदा मैं कहा नहीं। अच्छा। वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो, हम्म। पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम, उनकी कोई याद? किस तरह के आदमी थे, किस तरह आप काम करते थे, या कभी मुलाकातें रही हो? हाँ, मैं आपको बताऊं, कितना ग्लैमर था वही साहब का अच्छा। स्क्रीन पे। रोमांटिक हीरो, चॉकलेट हीरो, आम जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अच्छा। वो सो सिंपल कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते वो। यस। और कुदरती तौर पे ऐसी बात है कि मेरे अंदर भी वही चीज़। अच्छा, मेरा और हाँ। उनका एक ही डेट ऑफ बर्थ, एक ही है मेरी। अच्छा। हाँ, सिर्फ साल का फ़र्क है, लेकिन डेट हाँ। ऑफ बर्थ उनकी भी 2 अक्टूबर है, मेरी भी। हम्म। तो जब मैं शुरू शुरू आया तो सीनियर्स का मैंने हमेशा एहतराम किया, आज भी मैं करता हूँ हम्म। सबका। तो मैंने महसूस किया कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते सही। हाँ, फिर मैं भी रिज़र्व हो गया। फिर एक दफ़ा मुझे मोहम्मद अली साहब ने कहा, तेरी वहीद के साथ काहे की टेंशन है? अच्छा। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, तो मुझसे सही नहीं मिलता उससे। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कहने वहीद ने मुझे कहा है। तो वो क्या है यार, वो तो बड़ा अजीब आदमी है, रिज़र्व रिज़र्व रहता है। मैंने कहा वो रिज़र्व रहते हैं, मैं तो चाहता हूँ उनसे मिलूँ। हंसने लगे ज़ोर से, इन दोनों ही की जैसे हो तुम लोग। हाँ। तो अच्छा। फिर स्टूडियो में मिल गया वही साहब मुझे एक अच्छा। दिन। हाँ, तो मुझे बुला लिया उन्होंने, इधर आओ। मैंने कहा जी। कहने लगे कि ये तुम चुप चुप क्यों रहते हो, मेरे साहब में आते हो बोलते नहीं, उधर उधर निकल जाते हो। मैंने कहा वही साहब आप, सर आप चुप चुप रहते हैं, हम
क्या होगा तुम्हें, पागल होगा तुम, कल आओ तुम, आ जाओ शाम को मेरे पास, हम लोग बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, ये वो। अभी टीम हमारी नई नई बनी थी क्रिकेट की सारी। तो मैंने कहा नहीं कल तो शूट है मेरा रात को, तो कल सैटरडे नाइट को आ जाओ। मैंने कहा सैटरडे को मैं आ जाऊँ। चलो गए हम लोग वहाँ पे, तो खाने का टाइम था, खाने पे उन्होंने बुलाया था। तो ड्राइंग रूम में टेबल पे खाना रखवा लिया, ज़मीन पे बैठ गए। कहने लगे भाई मैं तो ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। मैंने कहा मैं भी ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। तो इसी बात पे मेरा भी घर में फटा था, तुम टेबल पे क्यों नहीं बैठते? मैंने कहा जी जान दिल करेगा मत। तो वही साहब भी ज़मीन पे बैठे खाना खा रहे थे। अच्छा। हाँ, और आप घर में भी आ रहा हूँ, बालों में तेल वे लगा हुआ, मसाज किया हुआ है, और सीधे साधे से कपड़े पहने हुए। मैं देखता था, मैंने कहा यार ये वही वहीद मुराद है जिनको मैं स्कूल टाइम में देखता था, अरमान और हीरो पत्थर, हाँ लेट 60s के दौर में। हाँ। अनबिलीवेबल, बस सो सिंपल, इतनी सादगी। बहुत सीधे साधे सिंपल आदमी, बिल्कुल। संजय दत्त से आपकी मुलाकात कैसे हुई? संजय दत्त से मतलब मुलाकात तो नहीं हुई, होने लगी थी, लेकिन जो मीडिया की जो ख्वाहिश थी वो मैंने नहीं की। वो अच्छा। हुआ ऐसे कि वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस, फ़खर जमान साहब, उनका भी ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था, और चेयरमैन एकेडमी ऑफ लेटर्स, पहली कल्चरल पॉलिसी उन्होंने दी पीपल्स पार्टी पंजाब के, वो प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो उन्होंने और उनके एक दोस्त थे अफजाल शाहिद, तो वो लोग दो एक दफ़ा इंडिया होके आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई वो सरदार तो बड़ा पूछते ने होते सिख हजरात, कि चलो कैसे दिन वो मेरी, चूँकि मैंने सिखों के रोल किया। एक फिल्म तो बहुत पॉपुलर हुई संगीता की, मुट्ठी भर चावल, हाँ। तो उसके राइटर भी सिख थे, वो अच्छा। इंडिया के थे, और राजेंद्र सिंह बेदी, हाँ बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम। तो उसके बाद फिर जीवा भी की, सखी बादशाह भी की, फिर एक और फिल्म थी सन ऑफ पाकिस्तान, वो भी की। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है चलते हैं, तो हम लोग चले गए। तो वहाँ पे कोई चैनल था, एक ETC चैनल। अच्छा। उनके जो मालकान से उनसे भी बड़ी दोस्ती हुई। इसमें एक सिख थे, एक हिंदू थे, तो उन्होंने शो किया हुआ था वहाँ पे एक। तो हमारे साइड से गए थे, शौकत अली साहब थे, तरन्नुम नाज थी, कुछ और लोग भी थे उसमें। तो ड्यूरिंग शो तो मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया था फ़खर जमान साहब ने ना, कि आप स्पीच डिलीवर करना, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी। मैंने कहा ठीक है। तो वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, ओम प्रकाश चौटाला, फ़खर जमान साहब थे, और साथ संजय दत्त। तो मैंने तीनों का एड्रेस किया। अच्छा। जो ओम प्रकाश चौटाला थे वहाँ के चंडीगढ़ के चीफ मिनिस्टर, उनको भी, फ़खर जमान साहब को, और संजय दत्त को भी। तो उसकी तरफ से अच्छा जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी ऐसे करे किया, फ़खर साहब तो हमारे दोस्त ही, उन्होंने भी ऐसे किया, नहीं संजय दत्त ने फिर ऐसे किया, मतलब शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ मीडिया के लोग आ गए, उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ जाके संजय दत्त के साथ बैठ जाए तो हम कुछ स्नैप्स बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आपने संजय दत्त के साथ बैठने से इनकार क्यों किया? हाँ? इनकार क्यों किया संजय दत्त के साथ बैठने से? हम लोग वहाँ गए तो संजय दत्त बैठे हुए थे सामने, और साथ उनके ओम प्रकाश चौटाला जो चीफ मिनिस्टर थे चंडीगढ़ के, और फ़खर जमान साहब हमारे थे। तो जब मैंने स्पीच डिलीवर की तो मैंने ओम प्रकाश चौटाला जो थे उनको भी एड्रेस किया मैंने, फ़खर जमान साहब की, और संजय दत्त को भी। तो संजय दत्त ने बड़ा ऐसे ऐसे कर ठीक, खैर मैं चला गया। फिर वो इंडियन जो मीडिया था उन लोगों ने मुझे कहा कि आप अगर वहाँ जाके संजय दत्त के साथ बैठ जाए तो हम आपकी कंबाइंड तस्वीरें बनाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं अच्छा है, दोस्ती ये। तो मैंने कहा मैं मानता हूँ इस बात को, हम एक खैर सगाली का पैगाम लेके आएँ, तो आप उनको ऐसा करें, उनको उस कैबिन में बुलवा लें, मैं भी वहाँ आ जाता हूँ। मैं खुद नहीं बैठूंगा जाके, क्योंकि मेरे जहन में ये बात थी कि लोग समझेंगे शायद मैं उसके साथ तस्वीर बनवाने के लिए बैठा हूँ। मैंने कहा जिस कैलिबर के वो है अपने मुल्क में, उसी कैलिबर का मैं भी अपने मुल्क में हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। आपका कौन सा गाना सलमान खान और माधुरी दीक्षित ने चोरी किया या उन पे फिल्माया गया? हाँ, वो एक मेरा नाम है मोहब्बत में एक गाना था, प्यासा कुएं के पास आता है, मैं वो अच्छा। मोहब्बत का प्यासा। ये 75 की रिलीज़ है हमारी, और 75 में ही पिक्चराइज हुआ ये मरी में। अच्छा। और हमने किया था वो गाना टोटल 4 से 5 घंटों में। अच्छा। और
उनकी फिल्म आई 83 में, अच्छा। दिल तेरा आशिक। हम्म। वो सलमान खान ने मेरा गाना किया और माधुरी सलमान के साथ। सेम कॉपी किया। सेम सेम वही बोल, प्यासा कुएं के पास, अब देख लो, चला के देख लो। तो वो गाना उन पे था। फिल्में ही बहुत की। मेरी एक फिल्म थी वडेरा, अच्छा। तो वो उन्होंने धर्मयुद्ध के नाम से बनाई। मेरा रोल किया शत्रुघ्न सिन्हा ने। और फिर एक फिल्म थी मेरी जिद, वो इंडिया में बनी है साहिबा के नाम से, वो रोल किया संजय दत्त ने। और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमने भी की, ऐसी बात नहीं कि हमको बचे हुए थे, हमने भी टिका के कॉपी की है, उन्होंने भी की, हमने भी की। गुल्लू भाई, कोई ऐसा वाकया जो आप जिंदगी भर भूल ना पाए? हाँ, एक हुआ था ऐसा एक वाकया। वो मैं गया, मनी लाइक फिल्म थी। अच्छा। आग ही आग, जॉइंट वेंचर था, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो पैसे ख़त्म हो गए हमारे पास। अच्छा। हाँ, तो अब पाकिस्तानी पैसे रह गए, जो पेमेंट आनी थी प्रोड्यूसर की तरफ से, तो वो पेमेंट नहीं आई। उन दोनों वाया दुबई ट्रांजैक्शन होती थी। तो जावेद शेख मुझे कहने लगे, यार कुछ पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा, यार मेरे पास तो कोई पाकिस्तानी पैसे। कहता, मेरे पास भी नहीं, पैसे भी मिल नहीं रहे, पैसे फंस गए दुबई में, ये क्या करें? उसने कहा, यार मैंने पता किया था कि यहाँ कोई बंदा है जिसके पास वो करेंसी चेंज करता है वो। अच्छा। तो उसका एड्रेस मैंने ले लिया, तो उसके पास चलते हैं हम लोग, पाकिस्तानी करेंसी रख लो, 1-2 दिन तो गुजार लें, क्योंकि हमारे नखरे ही बड़े थे ना, अपने खाना भी बाहर खाना है, घूमना भी है रातों को इधर उधर। तो मैंने कहा चलो। अब वो चले गए ढूंढ ढांड के। तो वो कच्ची आबादी नहीं होती, उस तरह की जगह थी, छोटे छोटे से घर, क्वार्टर टाइप के, ये वो गंदा नाले। तो चले गए, ज़रा पैसे चाहिए थे। तो खैर डोर नॉक किए, वो बाबा आ गया बाहर। उसने पूछा क्या बात है? हमने कहा जी हाँ मैं कर दूँगा। तो रेट पूछा, उसने जो रेट ऑफर की वो कम था। अच्छा। जावेद उस पर नाराज़ हो गया। वो नाराज़गी, अब मैं उसको इशारा करूँ, चुप कर दे, हम कंगले बैठे हैं, सब पैसे तो आए कुछ यार। उन्होंने नहीं, ये गलत कह रहा है, ये बहुत कम रेट दे रहा है हमें, इसमें तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, ये वो बहरहाल। तो वो बात इतनी गर्मी सर्दी बढ़ गई कि वो चाचा जो था ना बुढ़ा, वो गुस्सा खा गया। वो अंदर से डंडा निकाल के ला। मैं जावेद भाग गया। हम लोग वहाँ से निकले गए, फिर बाल किसी और जगह से पता किया, तो उसने कहा एक जगह और है वहाँ से। फिर चलो कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने कहा चलो पैसे तो पकड़ो। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या। तो बहुत सारे वाक़यात हैं इस तरह के। तो मैंने सुना है कि किसी फ्लाइट में आपकी जैकेट चोरी हो गई थी। हाँ, एक वो भी वाक़या हुआ था। मैं जा रहा था न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस। अच्छा। वो तकरीबन 7-7.5 घंटे का सफ़र था वो। और वो अकेला बंदा हो तो टाइम कहाँ गुजरता है उसमें। तो वैसे भी रातों को जागना होता है, बाहर जाते हैं, दोस्त वगैरह मिलते हैं। तो वो जनाब मैं अपनी सीट से उठा, मैंने पीछे जाके देखा तो वहाँ कुछ सीट्स खाली थी। मैंने उनको जोड़ तोड़ के तो मैं वहाँ लेट गया। मैं कहा सो जाऊँगा थोड़ी देर, टाइम पास हो जाए। बहरहाल लैंडिंग हो गई। तो लैंडिंग के बाद मैं उठ के जब जा रहा था अपनी सीट पे, कि मैंने हेड ट्रैक में जैकेट रखी हुई थी अपनी, कि वो उठाऊँ और मैं चला जाऊँ, तो ऐसी मेरे नज़र पड़ी गेट पे, कोई बंदा एग्जिट कर रहा था, तो एक जैकेट नज़र है। मैंने कहा ये तो मेरी जैकेट लग रही है मुझे। अच्छा। मैंने फ़ौरन हेड ट्रैक खोला, मेरी जैकेट नहीं थी उसके अंदर। अच्छा। मैंने कहा मेरी जैकेट कहाँ चली गई? खैर मैं भागा, मैंने जाके रोस्टेस को कहा, उसने ग्राउंड पे कहा, उसको रोक लिया उस बंदे के। वो कोई फीना था, वो चाइनीज था कोई? हाँ, अच्छा। उसको रोक लिया। तो मैंने उसको कहा ये तो जैकेट, अच्छा उसकी हाइट छोटी थी। अच्छा। मैंने कहा ये मेरी जैकेट है। उसको वो कहता नहीं नहीं मेरी है। वो अपनी ज़बान में बोल रहा था, खैर टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल रहा था। तो बहरहाल फटा बढ़ गया। तो पूरा स्टाफ आ गया सिक्योरिटी वाला का। उन्होंने कहा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस योर जैकेट? तो कोई मैंने ऐसी निशानी बताएं कि ये आपकी जैकेट है। हाँ, अच्छा। ये निशानी बताएं क्या कैसे। तो मैं फ़्लाइट पे फिर च्युइंगम वगैरह खाया करता था। तो उन दिनों एक होती थी येलो कलर की च्युइंगम, तो वो मैंने उसको बताया कि येलो कलर का पैकेट है, उसमें च्युइंगम होगी। तो उसने हाथ डाला
सिक्योरिटी ऑफिसर ने, वो ऐसे निकाला तो येलो कलर की चिंगम, वो उसने चिंगम येलो कलर की थी के साथ ही उसने चेहरे का गर्दन से पकड़ लिया। वो रस्ट कर ले। कंफर्म हो गया ना कि ये मतलब मेरी है, मैंने बताया था उसके। उसके बाद उसने कहा चलो आप अपनी जैकेट लो, उसको हैंडकफ लगाया, उसको ले गए। वो चीख रहा, पलट पलट के पता नहीं क्या क्या बोल रहा था मुझे। गालियां निकाल हाँ, रहा है। गालियां दे रहा होगा कि जगह, मैं कहा चलो ये दफा। मुशर्रफ साहब बरसरे इक़्तिदार रहे, सुना है वो आर्ट लवर बड़े थे। हाँ, आर्ट लवर थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक वो बनाई थी कराची में, अभी भी चल रही है, नापा के नाम से, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। ज़िया मोइनुद्दीन साहब, ज़िया मोइनुद्दीन साहब उसमें थे। वो उन्होंने बनाई थी और काफ़ी मतलब आर्टिस्टों को वो ऑब्लाइज भी किया करते थे और म्यूज़िक लवर थे बहुत ज़्यादा, ख़ुद भी गाते थे। मैंने अभी क्लिप देखा था कुछ अर्सा पहले, हामिद अली ख़ान साहब जो हमारे, वो किसी उनके साथ गा रहे तकरीब में गाना गाने, वो भी और पक्के गाने। अच्छा। बाज़ाब्ता वो कहते ना जगह लेना और राग और आलाप और सब खुद करते थे वो। कभी कभी खुद भी बाजा लेके बैठ जाते थे, खुद भी मुशर्रफ गाते। साहब हाँ, खुद भी बाजा बजाते थे। हाँ, बाजा लेके बैठ जाते थे, गाते थे वो। बताते हैं लोग मुझे, उनके जो अच्छा, क्लोज और फ्रेंड्स। ढोल भी बजाते थे, लाइक वो जो तबला होता है। तबला वबला वो भी जाते थे वो। अच्छा। हाँ, उनको बड़ा शौक था। और अच्छा, उनकी इतनी नॉलेज थी कि उनके बहुत ज़्यादा मिलने वाले थे। तो वो जान मोहम्मद साहब हमारे एक डायरेक्टर थे, उनके बेटे थे जमशेद। अच्छा। वो उनकी पार्टी में चले गए थे। तो ऐसे मुझे एक दिन कहने लगे कि बात हो रही थी मुशर्रफ साहब की, तो कहने लगे उस बंदे की इतनी नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में भी, हर चीज़, वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो जमशेद को पूछते हैं कि वो डायरेक्टर था, फिल्म का डायरेक्टर, जान मोहम्मद साहब का बेटा, उसने भी डायरेक्ट फिल्म की, जिसमें मेरा बेटा हीरो था, सवाल था 7 करोड़ डॉलर का। ऐसी बात हो रही थी। तो कहने लगा कि जमशेद ने मुझे कहा कि गुल्लू भाई, वो कहने लगे यार आजकल उसका एम अरशद का कोई गाना क्यों नहीं आ रहा आजकल। अच्छा। एम अरशद म्यूजिक हाँ। डायरेक्टर है, जो एम अशरफ के बेटे। कहने लगे यार बड़े दिनों से एम अरशद का कोई गाना नहीं आया। मैंने कहा किसने कहा तुम्हें? कहता मुशर्रफ साहब ने मुझे कहा। तो मैंने कहा उनको ये भी पता है कि एम अरशद का कोई गाना नहीं आया? कहने लगा पता है, और वाकई नहीं आया था। मैंने कहा बड़ी बात है भाई। तो फिर एक दफ़ा मुझे और आर्टिस्टों ने बताया कि 14 अगस्त को जो होता है ना फेस्टिवल पाकिस्तान डे के हिसाब से, तो कोई उससे कुछ 5-6 साल पहले वो कुछ डांसर लड़के लड़कियां जो फोक डांस करते हैं, तो वो उनका शो ख़त्म हुआ तो फ़ौरन पहुंच गए मुशर्रफ साहब के पास। अच्छा। कहने सर हमें 6 साल पहले की पेमेंट फंसी है, अभी तक पैसे। 6 साल पहले की? मैं हाँ, क्यों नहीं मिले पैसे? कहने सर हम तो फिरते लोगों को मुझे देंगे, आज देंगे कल देंगे, तो हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पैसे फंसे हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ चेक मिला था पता नहीं, वो नहीं कैश हुआ। उसी वक्त उनको बुलवाया कि इनको सुबह पेमेंट करो, और फिर उस लड़के को उन्होंने कहा कि सुबह तो मुझे मिलना आके, जब पेमेंट मिल जाए तुम्हें, मुझे कंफर्म करके जाना। तो उस लड़के ने मुझे बताया था, तो पेमेंट मिल गई थी उनको। मेहदी हसन साहब, बड़ा नाम, बेशुमार हज़ारों की तादाद में गाने, लेकिन उनका इंतकाल पैसे ना होने की वजह से हॉस्पिटल में हो गया। इतनी आखिरी टाइम बड़ी मुश्किल से गुजारा। हाँ, होता है, ये भी होता है। देखिए शोबिज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शो है। बिजनेस इतना नहीं है जितनी शो ज़्यादा होती है। अच्छा, ये हाँ, फेक होता है ज़्यादातर फेक होता है। लोग समझ पता नहीं करोड़पति हैं, अरबपति हैं, ये वो। काम हमारा है, ठीक है, एक शोबिस के हवाले से, या अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपको एक पॉपुलरिटी मिल जाती है, तो लोग चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे रूप में देखें। ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, सारा कुछ होता है। तो नो डाउट के हालात ख़राब तो हो ही जाते थे लोगों को, उनके भी हुए थे। लेकिन एक सिंगर को क्या पैसे मिलते थे उस दौर में? सर फिर भी 3,000 उन्होंने से करोड़ों रुपए कमाए होंगे, इतनी फिल्मों में गाने। पाकिस्तान के, मैं तो कहूँगा सबसे बड़े गज़ल गायक मेहदी हसन साहब, पूरी दुनिया में उनका नाम है। इंडिया के अंदर इतना पसंद किया जाता है उनको, पूरे सब कॉन्टिनेंट में पसंद किया जाता है, लेकिन पैसे नहीं है और हॉस्पिटल में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। पैसे मिलते भी कम हैं। अब मेहदी हसन साहब को जब वो मैं आया था इंडस्ट्री में, 3,000 रुपये मिलते थे गाना गाने के, मैडम को 5,000 मिलते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैसे, तो मैक्सिमम 10 से 15,000 रुपये मिले, इससे ज़्यादा तो नहीं मिले थे ना।
तो उन पे ज़ाहिर है अपने घर के अखराजात भी होते हैं, बाल बच्चे भी हैं, उनकी तालीम है, उनकी तरबियत है, घर के खर्चे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी चलते रहते हैं। तो वो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, उनका पता लग जाता है लोगों को। और भी दूसरे ऐसे शोबे हैं जिसमें इसी तरह से लोगों के हालात ख़राब होते हैं, हर एक के साथ होता है। लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि फिर भी आपको मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त का कोई साथी नहीं है, अच्छे वक्त के सारे साथी होते हैं। कोशिश करेंगे, सेविंग करें, कोई साइड में भी काम शुरू करें, कुछ इस तरह हो कि जब आप ये देखते हो कि कैसे डिक्लाइन एज आ गई आपकी, तो वहाँ पे आपको कोई माली परेशानी ना हो, कोई इस तरह की चीज़ ना हो। आजकल के जो नौजवान लड़के लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे, चूंकि आपने 51 साल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में सर्व किया है? उनको मैं यही कहूँगा कि अपने काम पे मेहनत करें, और जो भी आप कर रहे हैं, फिल्म कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो आपका जो डायरेक्टर है, आपका जो प्रोड्यूसर है, आपका जो राइटर है, उससे आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और अपने कैरेक्टर को समझें कि आप क्या कर रहे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का मतलब वो तो नहीं कि अभी आयशा उमर का बयान में पढ़ रहा था, वो कहती है कि एक डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर ने उनका जिनसी इस्तेहसाल किया। हैं। नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग से मेरी ये मुराद नहीं थी। मैंने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं और अपने कैरेक्टर को समझें कि आप क्या करो। मसलन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको कैरेक्टर समझ में नहीं आता कि है क्या कैरेक्टर मेरा। तो आप राइटर के साथ बैठें, डायरेक्टर के साथ बैठें, आप उससे पूछें, अच्छा यहाँ से इस कैरेक्टर की नेचर चेंज हो जाती है, यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या होगा, ये अब नॉर्मल हो जाएगी या ऐसी चलेगी। ये मेरा मतलब था। बाकी ये है कि अब जो आपने बताया कि कोई जिनसे इस्तेसाल या ये वो उनका बयान आया था, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। माहिरा खान कई दफ़ा बता चुकी हैं, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस बता चुकी हैं कि उनको कई दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है और नई आने वाली लड़कियों को भी बड़े मसाइल का सामना होता है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये बातें जब वो मंजर आम पे लेके आती हैं तो तब पता लगता है कि ये बात हुई है, जो हमें और आपको पता लगता उनको है। पहले मना कर देना चाहिए। या मना कर देना चाहिए, उनको वार्न करना चाहिए फिर कि अगर आप आइंदा ऐसी बात करेंगे तो मैं नाम लेके मीडिया को आपका नाम बताऊंगी कि आपने ये हरकत की थी, आपने ये बात मेरे साथ की। अच्छा। स्टेटमेंट जो आता है कि मुझे इस्तेसाल, मेरा इस्तेसाल किया गया, या किसी ने ये किया, या किसी ने ये करने का कहा, आप उसका नाम क्यों नहीं बताते? बात तो ये है। मतलब मेरी ज़िंदगी का असूल है कि अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो इस वजह से नहीं करता हूँ कि मेरा उससे कोई इख्तिलाफ है। मैं उसके ख़िलाफ़ इसलिए बात करता हूँ कि उस बुराई को मैं रोकना चाहता हूँ जिसने मुझे एक डंग मारा, कि किसी और को भी ना मारे। और मैं नाम लेके बात करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि जी किसी ने मुझे ये कहा या किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, चीटिंग नहीं। मैं नाम लेके कहता हूँ कि फलां बंदे ने चीट किया मेरे साथ। उससे मोहतात रहना, तो ये मेरी ज़िंदगी का उसूल है। तो जब आप स्टेटमेंट दे तो फिर आप नाम भी लें उस बंदे का, ताकि आइंदा अगर कोई करे तो उसको ये पता हो कि यार किधर मेरा ना आगे मेरी बीवी ने लेतर मारे तो ये भी होना चाहिए। सही। ये नहीं होता। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बात हो, खुल के बात करो, करनी हो तो फिर। अच्छा, हाँ। या तो ना करो या तो खुल के करो। या करो तो फिर नाम बताओ उस कैरेक्टर का। आजकल के आप ड्रामे देखते हैं तो वहाँ जो एक्टिंग हो रही है, वो जो रोल प्ले किया जा रहा है, अब बिलीव करें आप, मैंने रिसर्च की है इस पे, आजकल के ड्रामों में दिखाया क्या जा रहा है कि सास का बहू के साथ चक्कर है, एग्जैक्टली। भाभी और देवर का चक्कर दिखाया जा रहा है, और बाप का बेटी सौतेली बेटी के साथ। ये पाकिस्तानी ड्रामों में क्या हो रहा है सर? हम क्या दिखा रहे हैं? अच्छा, हो तो रहा है ये, लेकिन इसको रोकेगा कौन? हाँ। कौन रोकेगा इसको? आप कोई पैमरा है ना सबसे बड़ा, वो क्यों नहीं रोकते इसको? क्यों नहीं मीडिया के बारे में पॉलिसी बनाई जाती है?
क्यों नहीं, कोई सेंसरशिप तो होती है ड्रामों में, हाँ जी। तो क्या उनकी नज़र से नहीं गुजरता? उनके घर में टीवी नहीं रखा हुआ? हम्म दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दे शुड टेक एनी डिसीजन। और ये आज आपने बात की, ये बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है, ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, हम किधर लेके जा रहे हैं? और यहीं से फिर जो है वो माशरा ख़राब होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ मीडिया के लोगों को, प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप बोल्डली इन खबरों को सामने लाएं अच्छा। कि इनको रोका जाए। पैमरा को आप कहें कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं रोकते इन चीज़ों को? कैसे ड्रामे सेंसर हो रहे हैं, कैसे सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाता आपको? तब तो हो सकता है। क्या पैसे दे के भी सेंसर से ड्रामे क्लियर करवाए जाते हैं, या सेंसर बोर्ड ऐसे करता है? नहीं, इसका मुझे नहीं पता कि कोई पैसे देता है या नहीं देता, लेकिन पैसों के बगैर भी अपनी जिम्मेदारी तो फील करनी चाहिए ना। जो सेंसर करने वाले लोग हैं, कि आपने कैसे सेंसर किया इसको, क्यों किया आपने? आजकल के दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्टर कौन है? लाइक फवाद खान है क्या, हुमायूं सईद को आप समझते हैं, या इसके अलावा जो बड़ा एक्टर आप किस सेंस में कह रहे हैं? परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू? परफॉर्मेंस में, या ओवरऑल आपको अच्छा लगता है जो? देखिए, हमारे मुल्क में बहुत सारे मसले हैं, किसी की सेल वैल्यू है तो बड़ा एक्टर हो जाता है वो। हाँ। एज ए परफॉर्मर कभी किसी ने कहा कि नहीं यार वो बहुत अच्छा एक्टर, सबसे बड़ा एक्टर है वो, ऐसा नहीं कभी किसी ने कहा। तो मैं कहता हूँ कि हर जुमे को किस्मत बदलती रहती है, क्योंकि जुमे को फिल्म लगती है, हाँ। कोई जो जुमेरात तक बड़ा एक्टर होता है, अगले जुमे को किसी और की लगती है, उसकी फिल्म और ज़्यादा हिट होती है, तो जो बड़ा होता है वो नीचे आ जाता है, वो जिसकी फिल्म चल जाती है वो उससे बड़ा हो जाता है। एक तो इस कॉन्टेस्ट में लोग बात करते हैं, एक परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको कौन सा एक्टर पाकिस्तान का सबसे अच्छा लगता है? ये जो आजकल की जनरेशन आजकल के की लोग हैं, हाँ, जनरेशन। उनमें दो हैं, एक शान, एक फाद मुस्तफ़ा। अच्छा। हाँ, ये दो अच्छे हैं। मीरा ने शाहरुख खान से बड़ा एक्टर करार दिया है शान को, आप दुरुस्त समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को दुरुस्त। तो शायद शान से शाहरुख खान बड़े एक्टर हैं। नहीं, मतलब मैं बड़े एक्टर इस सेंस में नहीं कह रहा कि वो शान से अच्छा परफॉर्मर है। शाहरुख खान को वैरायटी बहुत मिली है, शान में पोटेंशियल है, लेकिन उसको वो बदमाशी टाइप की फिल्मों में ज़ाया किया गया है। अच्छा। हाँ, और मैंने शान को भी ये बात की थी और मैंने सुल्तान राही साहब को भी बात की अच्छा। थी। तो मैंने उनसे कहा था कि आप डिमांड में हो, आप कर सकते हो, कि मैं ये नहीं करूँगा। कहने कौन कर सकते हो? मैं कहा मैं कर रहा हूँ ना। मैंने उर्दू से ज़्यादा पंजाबी फिल्मों में काम किया, मेरी 250 पंजाबी फिल्में। किसी फिल्म में आप नहीं बता सकते कि मैंने वो प्रिंटेड फूल पत्ती वाले लाचे कुर्ते पहने हो, जो ख़वातीन का लिबास हो, मैंने नहीं पहना। मेरे आर्गूमेंट्स होते थे। मैंने कहा मैं पहनूंगा, मैं ट्राउज़र पहनूंगा, मैं जीन्स पहनूंगा, मैं जैकेट पहनूंगा, मैं इस तरह की ड्रेसिंग के साथ करूंगा। और शुरू की मेरी जितनी पंजाबी फिल्म थी उसमें मैंने ये ड्रेसिंग की है, जीन्स पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा और इस तरह करूंगा। मैं वो बन के नहीं आऊँगा जो राय साहब कर रहे हैं ऑलरेडी। उन्होंने कहा अच्छा जी ठीक है। सुल्तान राही साहब के कत्ल का जब आपको पता चला, आप पे क्या बीती और आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं घर पे था उस वक्त। अच्छा। तो सुबह सुबह मुझे स्टूडियो से किसी का फ़ोन आया था। अच्छा। हाँ, किस तरह से मर्डर हो गया। तो मैंने कहा शायद कोई गलत खबर हो या ऐसी कोई बात हो। तो बहरहाल फिर थोड़ी देर के बाद वो कंफर्म हो गया। बड़ा ज़ाहिर है दुख है, साथ हम लोग काम करते थे, हमारा प्यार मोहब्बत भी बहुत था एक दूसरे के साथ, और वो बड़े लविंग इंसान थे। लेकिन वो एक सान्या था वो बहुत बड़ा, और आज तक पता नहीं लगा उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो लेकिन वहाँ जो थे उस ज़माने में DIG गुजरांवाला, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक इत्तेफाकी हादसा था, कोई प्लान मर्डर नहीं था। एक होता है कि प्लान मर्डर था, ब्लाइंड मर्डर हो गया, जो उस तरह का नहीं था वो।
इनफैक्ट वो जो थे कातिल जो थे ना, वो उनके पास जो वो थी गन जो थी छोटी वाली, वो उसकी भी हालत ख़राब ही थी। वो उस वक्त भी मेरे ख्याल है 1000-1200 रुपये की मिल जाया करती थी। आम जो सड़कों पे जो फिरते हैं लूट मार करने वाले वो लोग थे वो। और उन्होंने राय साहब को पहचाना भी नहीं था, क्योंकि राय साहब आम जिंदगी में बाल नहीं थे उनके, बॉल हेडेड गंजे थे बिल्कुल वो। तो विग वगैरह लगा रहे थे, फिर लाचे कुर्ते मूछें वो स्क्रीन पे उनकी मूछें भी नकली थी? हाँ मूछें नकली थी उनकी, फिल्मों में जो लगाते थे बड़ी हाँ, तो बड़ी? जाहिर है नकली मूछें हाँ। होती हैं, दाढ़ी मूछें सब नकली होती हैं वो। अच्छा। हाँ, और सर पे बाल भी नहीं थे? बाल नहीं थे उनके, तो विग लगाया करते विग थे। लगाते थे, तो हाँ, उन डाकुओं ने पहचाना नहीं उनको? उन्होंने पहचानी। रात को 12-1-2 बजे वाक़या हुआ। हम्म। उन्होंने सूट पहना हुआ था, टाई लगाई थी और हैट लगाया हुआ था। नॉर्मली वो हैट लगाते थे। हम्म। तो जब उतरे गाड़ी से तो कोई हाथापाई हुई, कोई थोड़ी बहुत, तो बाल वाल गंजे, उन्होंने पहचाना ही नहीं राय साहब को। हम्म। वरना अगर वो पहचानते तो कभी हो ही नहीं सकता था ये। बहरहाल एक वो बहुत बड़ा एक अलमिया था, मैं समझता हूँ इंडस्ट्री के लिए। और उससे नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। अच्छा। हाँ, इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, क्योंकि मेहनती वो थे, बिलाशुबा मेहनती थे वो। हम्म। बहुत मेहनत करते थे वो। अच्छा। सुबह 7-8 बजे काम शुरू करते थे हम लोग, हम्म। और रात 2 बजे तक काम करते थे। वाह। तो वो इसलिए मुझे पता है क्योंकि मेरी जितनी उनकी फिल्म, मेरी 75 मूवीज़ उनकी मेरी साथ हैं। ये मेरे फ़ैन क्लब के जो लड़के होते हैं ना, वो हाँ। सारा रिकॉर्ड रखते हैं। हाँ। तो जब भी होता था कि 7 बजे से हम दोनों दिन में 2-3 फिल्मों में तो हम लोग साथ होते थे। अच्छा। तो पहली शूटिंग अगर हमारी सुबह 7 बजे शुरू होती थी, कभी वो मुझसे 10 मिनट पहले आ गए, कभी मैं उनसे पहले आ गया। अच्छा। फिर रात की शूटिंग फिर हम हर जगह वो भी पंक्चुअल होते थे। उनकी पंक्चुअलिटी ये वो सारा इस तरह से। आपने सुल्तान राय साहब के साथ 75 से ज़्यादा फिल्में की इकट्ठे। उनकी शख्सियत में या उनसे उनकी इस बारे में कोई आपको बात बुरी लगती हो, या कोई एक अच्छी बात आप समझते हो उनकी बहुत अच्छी बात थी? अच्छी बात जो उनमें थी वो यही थी कि मेहनती थे वो, हम्म। मेहनत से कभी नहीं भागे वो, और वक्त के पाबंद थे वो। और मतलब उनकी कोशिश ये होती थी कि कोई प्रोड्यूसर जो है वो परेशान ना हो, प्रॉब्लम में ना आए। अगर कोई चाहता था कि जी मैं अपनी फिल्म ईद पे लगाऊं, कहते थे यार अभी तुम्हारा 6-7 दिन का काम है, 1 महीने के बाद ईद आ रही, कैसे होगा, इतना हम लोग काम कर रहे हैं, बिजी हैं, ये वो सारा। तो वो कहता बस आप लोगों ने करना जो। वो मुझे कहता था कि आप बात कर लो, और राय साहब को कहता था आप इनसे बात कर लो। तो हम लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है, हम आपस में तय करके बता देंगे आपको। तो सम टाइम ये भी हुआ कि गर्मी के दिनों में एक तो शिफ्ट होती 7 बजे से, तो कुछ फिल्में ऐसी थी उनको मैनेज करने के लिए सुबह 5 बजे से हम शुरू करते थे। अच्छा। गर्मी है तो 5 बजे में सूरज निकल आता था। हम्म। तो वो भी किया हम लोगों ने। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आपने सैकड़ों एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। सबसे खूबसूरत आप समझते हैं कि जो नेचुरल ब्यूटी थी विदाउट मेकअप, वो कौन थी? वो मोहम्मद अली साहब थे। हम्म। मोहम्मद अली साहब, हम्म। उनकी पर्सनालिटी, उनकी हाइट, सुर्ख सफ़ेद रंग उनका। मेल एक्टर में मोहम्मद अली साहब, हाँ, और फीमेल में? फीमेल में मैं हर नादरा। अच्छा। खूबसूरत थी बहुत वो, हम्म। बड़ा फेयर कलर था उसका, ब्लू आइज। हम्म। एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छी थी। और मोहम्मद अली साहब भी बहुत अच्छे, अच्छा। बड़े हैंडसम आदमी थे वो। आप कभी नहीं मिले, देखे नहीं नहीं, कभी? मैंने अच्छा, टीवी पे तो देखा है। हाँ, हाँ। वो सुर्ख सफ़ेद रंग उनका, हाँ। पिंक कलर का था, हाँ। और बड़े हैंडसम और वेल ड्रेस्ड। सुना है बड़े दयालु थे, बहुत खर्च करते थे। हाँ, हाँ। मतलब मैं जितना भी मैंने उनके साथ ट्रैवल किया, तो चाहे वो इस्लामाबाद हो या आउट ऑफ कंट्री हो, तो कभी हम लोग बाहर चल यार चल, रात को खाना हम लोग खाते हैं बाहर चले गए, कभी उन्होंने मुझे पैसे नहीं देने दिए। अच्छा। हाँ, कभी ऐसा। हम्म। और बहुत मतलब नफीस और रख रखाव वाले, हम्म। और मतलब मैं समझता हूँ कि शोबिज़ में वो एक रोल मॉडल थे वो। और बड़े बड़े वज़ीर और हुक्मरान उनके घर पे आते फ़ख्र महसूस करते थे वो। अच्छा। हाँ, और
बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो उन्होंने इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट किया लोगों में, बहुत अच्छा किया। आखिरी सवाल, आजकल की जो एक्ट्रेसेस हैं फीमेल, उनमें कौन आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, या परफॉर्मेंस वाइज? कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है? जो आजकल की हैं उनमें मायरा खान अच्छा। इज़ वेरी गुड परफॉर्मर। बहुत पोटेंशियल है उस लड़की में, बहुत पोटेंशियल। मैं एक फिल्म देखी थी, मैं कोट करके बात कर, जैसे मैंने कहा ना हाँ। मैं नाम लेके भी बात हाँ। करता हूँ, मैं उस फिल्म को कोट करूँगा। बिन रॉय अच्छा। एक फिल्म थी, उसमें मायरा ने एक सीन किया था जो कम से कम 6-7 मिनट का था वो, और वन शॉट था वो, अच्छा। बीच में कहीं कट नहीं था वो। 6-7 मिनट, वो मे बी मोर देन 6-7 मिनट, और बीच में कोई कट नहीं था, और मुस्तकिल वो बोलती रही और परफॉर्मेंस की उसने। बहुत अच्छा सीन, मुझे ज़ाती तौर पे पसंद आया उस सीन। और फिल्म मेरे साथ देख रहे थे दाऊद भट्ट साहब, जो डायरेक्टर इंतकाल हो गया उनके, जिन्होंने वडेरा बनाई थी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म, गुड डायरेक्टर। तो दाऊद भट्ट ने भी मुझे कहा, बोलो साहब ये तो कमाल दी आर्टिस्ट है, कुड़ी तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मैंने कहा है वाकई मायरा खान। और भी होंगी लेकिन उनका काम इतना मैंने देखा नहीं है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी। आपने मोहम्मद राना के साथ काम किया? मोहम्मद राना को इंट्रोड्यूस ही हमने किया, अच्छा। मैंने और मोहसिन खान ने। एक फिल्म थी कुड़ियों को डाले दाना, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था कि डबल रोल है। एक भाई जेलर होता है, दूसरा भाई जो बाहर रहता है अमेरिका में, वो जेम्स बॉन्ड है वहाँ का, वो अच्छा। समझ लो आप, डिटेक्टिव है। उसको पता लगता है कि मेरे भाई का मर्डर हुआ, पाकिस्तान आता है, पूरी इंक्वायरी करता है, पता है कि मारने वाले जो हैं वो बाहर भाग गए, मनीला चले गए। फिर ये जाता अपने भाई का इंतकाम लेने। उसमें 2 कैरेक्टर्स वो थे जो नीचे के थे, जो हीरो के थे ना, जिनको अच्छा। गाने वाने गाना हाँ। लड़कियों के साथ दूसरा के। तो एक तो उन्होंने कर लिया था मोहसिन खान को, अच्छा। तो दूसरा मैंने उनको कहा कि शान को ले लो आप। तो उस ज़माने में शान के ऊपर एक बैड पैच आया हुआ था। अच्छा। तो प्रोड्यूसर न न न फारे हो गया फलाना। मैं कहा यार अच्छा आर्टिस्ट है, काम किया हुआ उसने इतना चाहिए, न न मैं जाऊँ। फिर मोहसिन खान ने रिकमेंड किया जान मोहम्मद साहब को, मोहम्मद राना के बारे में बताया। अच्छा। फिर ये कहीं बाहर मिले तो उन्होंने मोहम्मद राना को देखा। फिर तो मोहम्मद राना को मैंने भी देखा था एक दफ़ा, वो उसका जो छोटा चाचा अजमत राना, उसका इंतकाल हो गया, हम लोग क्रिकेट खेले हुए साथ। तो मोहसिन ने मुझे कहा कि यार उसको मैंने रिकमेंड किया, वो तुमसे पूछेंगे तो देख लो, जो कुछ कर सकते हो अच्छा है उसको। जानवर साहब ने मुझसे पूछा फिर आपने देखा उस लड़के को? मैंने कहा देखा है। क्या ख्याल है उस रोल के लिए ठीक है? अगर मैंने कहा वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक्टिव है, यंग था वो सब, बिल्कुल स्मार्ट है, फिट है, उसी कर लें, आप उसको कर लें। उसको कर लिया था उन्होंने। आजकल हम वीडियोस देखते हैं मोहम्मद राना साहब की, वो लगता है किसी नशे के असर में हैं, गिरते पड़ते फिर रहे होते हैं, बिल्कुल अपने होशोवास में लगते नहीं है। लोग बहुत से कमेंट भी करते हैं इस बारे में। तो आपने कभी उनको समझाने की कोशिश की है कि ये ना किया जाए? आपने इंट्रोड्यूस करवाया मोहम्मद राना साहब को? देखिए अब वो अपनी उम्र के उस स्टेज पे है कि अब उसको समझाए कौन, और मिलना जुलना भी नहीं होता। हम लोगों का तो मिलना काम किया तक है, सामने हुआ, आमने सामने आए, काम किया, फिर वो अपने घर। उसका अपना सर्कल है दोस्तों का, मेरा अपना सर्कल है, उसकी अपनी फैमिली लाइफ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस एज में उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि अपने प्रोड्यूसर्स को डिस्टर्ब ना करे वो, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। हाँ। कि आप अपने आप को इस हाल में रखो कि जब आप काम कर रहे हो तो परफेक्ट हालत में जाओ, जो डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है वो आप उसके साथ करो काम, तो समझना चाहिए उसको। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड हैं आप। अच्छा, आपके कीमती टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्लान तो ये था कि 20-25 मिनट में हम आपसे गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे, हाँ, लेकिन ये कुछ 1.5 घंटा हो गया है। हाँ, हम 1.5 घंटा हो पता गया ही नहीं चला कि आपने कहीं आगे भी जाना था। आगे भी जाना। तो इतनी शानदार वो मेरा गुफ्तगू रही। पेपर वर्क हो रहा है स्क्रिप्ट का, फिल्म के। आज जो नई फिल्म आ रही है जी आपकी, जी जी, उसका नाम क्या है?
रेड लाइन। रेड लाइन। हाँ जी, चलें वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you, इतनी thank you. इंटरेस्टिंग अच्छा। गुफ्तगू। कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत, मैंने बड़े सख्त नहीं नहीं, सवालात भी माशाल्लाह अच्छा, आपसे मुझे भी मज़ा आया, एंजॉय किया मैंने आपके सवालात, क्या कहते हैं उसको, तल्ख़ व शीरी, तलखो शीरी उस तरह के थे।